हेलो दोस्तों, जेबी अकाउंटिंग का यूनिट 23 आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है हमारा फाइनेंशियल मैथमेटिक्स फॉरेक्स अर्थमेटिक। ये चैप्टर आपका एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस अकेले चैप्टर्स में से आप 5 से लेकर 6 नंबर तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका ये जेबी के एग्जाम के लिए। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें कुछ टॉपिक्स है फ्रेंड, जैसे इंट्रोडक्शन हो जाएगा, फिर फॉरेन एक्सचेंज क्या है, उसका बेसिक फंडामेंटल क्या है, फॉरेक्स मार्केट क्या होती है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कोड्स क्या होते हैं, कौन कौन सा जो आपका क्रॉस रेट क्या होता है, चेन रूल और वैल्यू रेट्स क्या होती है। फिर हम लोग देखेंगे फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, जैसे आपका फॉरवर्ड पॉइंट्स आर्बिट्रेज क्या होता है, फॉरवर्ड पॉइंट्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसी के ऊपर आपका 2 नंबर का रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया था, प्रीमियम एंड डिस्काउंट क्या होता है। तो ये सारी चीजें जो है आपको इस वाले चैप्टर में कवर करनी है। अगर हम शॉर्ट में बोलना चाहे फॉरेक्स क्या है या फॉरेन एक्सचेंज क्या है, ठीक है, तो वो क्या होगा फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज को समझने से पहले फ्रेंड्स हमें एक्सचेंज वर्ड का मतलब समझना चाहिए। तो एक्सचेंज का मतलब होता है अदला बदली, इसका मतलब होता है अदला बदली। यानी आप जैसे दुकान में कुछ जाते हैं तो आप क्या देते हैं, दुकानदार को पैसे देते हैं, बदले में वो आपको क्या देता है, सामान। मान लीजिए आपने एक बहुत अच्छा ड्रेस परचेज किया है, तो दुकानदार को आप क्या दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, वो 1000 रुपए का ड्रेस है, तो दुकानदार को आप 1000 रुपए दे रहे हैं, बदले में वो आपको 1000 रुपए का एक ड्रेस दे रहा है। तो यहाँ पे आपके और दुकानदार के बीच में क्या हो रही है, अदला बदली हो रही है, उसी को बोला जाता है एक्सचेंज। अब हम बात करेंगे फॉरेन एक्सचेंज की। तो यहाँ पे जो फॉरेन वर्ड है, इसका मतलब है फॉरेन करेंसी को लेके। तो अगर फॉरेन करेंसी की हम अदला बदली करेंगे, या हम रुपीज देंगे हमें फॉरेन करेंसी मिलेगा, या कुछ इसका अपोजिट, यानी अगर हम रुपी दे रहे हैं बदले में फॉरेन करेंसी ले रहे हैं, या फॉरेन करेंसी देके रुपी ले रहे हैं, तो इसको बोला जाएगा फॉरेन एक्सचेंज। यानी यहाँ पे करेंसीज की अदला बदली की जाती है, वो हो जाएगा आपका फॉरेन एक्सचेंज। तो यहाँ पे देखिए इसकी डेफिनेशन क्या लिखी है यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ लिखा है वी रेफर टू द जनरल मैकेनिज्म बाय विच अ बैंक कन्वर्ट द करेंसी ऑफ वन कंट्री इनटू अनदर। यानी बैंक एक करेंसी को दूसरी से क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, एक करेंसी को दूसरे में कन्वर्ट कर रहा है, बदल रहा है, तो उसी को फॉरेन एक्सचेंज बोला जाएगा। मान लीजिए अभी आप कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं, कहाँ पे, यूएसए में आप घूमने के लिए जा रहे हैं, तो यूएसए में आप दुकान में हर जगह पे अगर रुपए दोगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वहां पे वो एक कागज का टुकड़ा है। भले आप 1000 रुपए दे रहे हो, 5000 रुपए दे रहे हो, 10,000, वहां पे उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वहां पे आपको चीजें खरीदने के लिए डॉलर की जरूरत पड़ने वाली है। तो आप क्या करते हैं, यूएस का टूर बनाने से पहले बैंक में जाते हैं और बोलते हैं कि हमें 1 लाख डॉलर या मान लीजिए 10,000 डॉलर चाहिए। तो बैंक आपको क्या बोलेगा, एक रेट बताएगा कि 1 डॉलर के लिए आपको 80 रुपए पे करने हैं, तो 10,000 रुपए के लिए आपको कितना हो जाएगा, वो पेमेंट करनी होगी। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 80, तो ये हो जाएगा आपका 8 लाख हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, 8 लाख बैंक को दोगे, बदले में बैंक आपको 10,000 डॉलर देगा। तो ये जो ट्रांजेक्शन हुई आपके बीच में और बैंक के बीच में, इसको बोला जाएगा फॉरेन एक्सचेंज। और इसके और भी कई एग्जांपल्स होते हैं कि जैसे मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, आपके बच्चे का एक बहुत अच्छे फॉरेन और रेपुटेड इंस्टीट्यूट में एडमिशन हुआ और उसकी फीस है मान लीजिए 1 लाख डॉलर, ठीक है। तो 1 लाख डॉलर को आप कैसे करोगे, पहले आप बैंक जाओगे और बैंक से आके बोलोगे कि 1 लाख डॉलर का रिमिटेंस भेजना है, ठीक है, बाहर पेमेंट भेजनी है। तो ये जो रिमिटेंस वर्ड है, जनरली बाहर आप कोई पेमेंट करते हो तो उसके लिए यूज होता है फॉरेन एक्सचेंज में। तो 1 लाख डॉलर आपको बाहर भेजना है, तो बैंक आपको बताएगा कि 1 डॉलर के लिए आपको 80 रुपए देने हैं, 80 रुपए देने हैं। तो 1 लाख डॉलर के लिए आपको 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 80 रुपए, यानी ये आपको 80 लाख रुपए देने हैं। तो बैंक आपसे बोलेगा आप एक काम करो, अपने अकाउंट में रखो 80 लाख रुपए, और 80 लाख आपका अकाउंट हम डेबिट करेंगे, और बदले में आपकी 1 लाख डॉलर की जो फीस को हम पेमेंट कर देंगे फॉरेन इंस्टीट्यूट में। तो ये जो ट्रांजेक्शन आपके बीच में और फॉरेन इंस्टीट्यूट के आपके बीच में और कस्टमर के बीच में हुई, और आपके और बैंक के बीच में हुई, तो इसको बोला जाएगा फॉरेन एक्सचेंज। यानी यहाँ पे करेंसीज का एक्सचेंज हो रहा है, रुपीज के बदले डॉलर एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पे हमने 80 लाख दिए, 80 लाख देने के बदले में हमें क्या मिला, हमें मिला 1 लाख डॉलर। तो ये जो ट्रांजेक्शन हुई, ये एक्सचेंज हुआ। तो एक्सचेंज करने के लिए एक रेट होता है, जैसे कि $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज, तो ये होगा एक्सचेंज रेट। यानी किस रेट पे फॉरेन करेंसीज को एक्सचेंज किया जाएगा, उस रेट को बोला जाता है फ्रेंड्स एक्सचेंज रेट, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट। सो फॉरेन एक्सचेंज एग्जैक्टली क्या होता है, इसके थ्रू एक करेंसीज को दूसरे में कन्वर्ट किया जाता है। फॉरेन ट्रेड गिव राइज टू फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन ट्रेड क्या है, फॉरेन ट्रेड मतलब इंडिया में आप है, अपना सामान आप यूएसए में कहीं और बेचते हैं, तो इसको फॉरेन ट्रेड बोला जाएगा। ट्रेड का मतलब होगा बिजनेस, फॉरेन मतलब इंडिया से बाहर, तो इंडिया से बाहर अगर अपना अपना सामान बेच रहे हैं तो इसको फॉरेन ट्रेड बोल लिया जाएगा। तो फॉरेन ट्रेड आप करते हो, इंडिया से बाहर आप सामान बेच रहे हो, तो जिसको भी आप सामान दे रहे हो वो पेमेंट अपनी करेंसीज में नहीं करेगा, मतलब वो अपनी करेंसीज में करेगा, और इंडिया में आकर आप उसको रूपी में कन्वर्ट कराओगे, ठीक है। तो इसको ही फॉरेन एक्सचेंज बोला जाता है। फिर यहाँ पे बोला कि जो फॉरेन ट्रेड है,
तो यहाँ पे दो ऑप्शंस हो सकते हैं, एक तो ये एक्सपोर्टर का केस हो सकता है और एक दूसरा हो सकता है आपका इंपोर्टर का केस। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट मतलब सामान आप कोई इंडिया में बना के बाहर बेच रहे हो तो उसको बोला जाएगा एक्सपोर्ट। यानी आपने इंडिया में मान लीजिए कुछ गुड्स बनाए, कुछ अच्छी अच्छी ड्रेसेस बनाई और उसके जो सैंपल्स आपने बेचे कहाँ पे, यूएस में, तो इसमें आपने जो ट्रांजेक्शन की इसको बोला जाएगा एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट का रिजल्ट क्या होता है? जब हम कोई सामान बाहर बेच रहे हैं तो बदले में हमें फॉरेन करेंसी मिलेगी, हमें फॉरेन करेंसी मिलेगी। इसी का उल्टा होता है इंपोर्ट। इंपोर्ट में क्या होता है कि मान लीजिए आपको कुछ सामान बनाना है, अपने लिए कुछ मशीनरी चाहिए और मशीनरी आप बाहर से मंगवा रहे हैं, तो यूएसए से जो मशीनरी इंडिया में आ रही है, यूएसए से जो मशीनरी आप इंडिया में खरीद रहे हो, तो इसको बोला जाएगा इंपोर्ट। बाहर से हम यहाँ मंगवा रहे हैं, इससे क्या होगा कि हमें फॉरेन करेंसी की पेमेंट करनी होगी। तो जब भी आप एक्सपोर्ट करते हो तो फॉरेन करेंसी हमारे इंडिया में आती है, हमारे अकाउंट में आती है, और जब आप इंपोर्ट करते हो तो फॉरेन करेंसी बाहर जाती है। तो फॉरेन करेंसी की किसी भी कंट्री को बहुत जरूरत होती है। जैसे आप किसी कंट्री से ऑयल ले रहे हैं, कच्चा तेल, ठीक है, गोल्ड परचेज कर रहे हैं, इंडिया में गोल्ड को जो है इंपोर्ट किया जा रहा है, तो उस टाइम पे हमें उन्हीं की करेंसी में पेमेंट करनी होती है। तो इसीलिए जितना ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास होगा उतना हमारे लिए अच्छा होता है। ठीक है, तो इसीलिए गवर्नमेंट कोशिश करती है एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने की, क्योंकि जितना ज्यादा आप एक्सपोर्ट करेंगे उतना ज्यादा फॉरेन करेंसी हम अर्न कर पाएंगे, और जितना ज्यादा हम फॉरेन करेंसी अर्न कर पाएंगे उतना फायदा कंट्री को होगा। जब भी कुछ ऑयल परचेज करना होगा, क्रूड ऑयल हो गया, गोल्ड, कुछ भी परचेज करना होगा, हम आसानी से उनकी पेमेंट उनकी करेंसीज में कर पाएंगे। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट है वो एक्सपोर्ट को ज्यादा बढ़ावा देती है एज कम्पेयर टू इम्पोर्ट। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या बोला कि जब भी फॉरेन एक्सचेंज में जो आप ट्रेड करोगे तो उसमें इंपोर्ट का केस हो सकता है और एक्सपोर्ट का केस भी हो सकता है। इंपोर्ट मतलब आप सामान मंगवा रहे हो और आपको फॉरेन करेंसी की पेमेंट करनी है। एक्सपोर्ट मतलब आपने सामान बेचा है और बदले में आपको फॉरेन करेंसी मिलने वाली है। फिर यहाँ पे बताया कि फॉरेन ट्रेड में एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि जो एक्सपोर्टर्स है वो गुड्स को सप्लाई करता है, जो इंपोर्टर है वो गुड्स को मंगवाता है। ठीक है, तो एक्सपोर्टर क्या करेगा? गुड्स को सप्लाई करेगा। तो यूएसए में आप सप्लाई कर रहे हैं तो वो जो यूएसए वाला पर्सन है उसको इंपोर्टर बोला जाएगा, और वो आपके गुड्स की आपको पेमेंट करेगा। द इंपोर्टर हाउएवर विल मेक द पेमेंट इन हिज नेशन करेंसी। तो जो इंपोर्टर है यूएसए में जो बैठा हुआ है वो अपने ही डॉलर में पेमेंट करेगा। एंड एक्सपोर्टर, और जो आप है, विल रिक्वायर द पेमेंट इन ओन कंट्री, और आप चाहते हैं कि मुझे डॉलर में नहीं, मुझे रुपए में चाहिए, देयरफॉर इट इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ करेंसी एंड ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। तो इस केस में क्या होगा? इंपोर्टर डॉलर भेजेगा और उस डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करके आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे आपको फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत यहाँ पे पड़ने वाली है, और यही आपका फॉरेन एक्सचेंज इसमें हो गया। फंडामेंटल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इसके फंडामेंटल क्या है? तो तीन फंडामेंटल है। फंडामेंटल हो गया आपका आधार, कि ये जो फॉरेन एक्सचेंज का जो सिस्टम है, जो मैकेनिज्म, वो तीन चीजों पे काम करता है। पहला, ऑलमोस्ट एवरी कंट्री हैज इट्स ओन करेंसी। हर कंट्री का अपना अपना करेंसी। जैसे इंडिया की बात कर लीजिए, रुपए हो गया, यूएस की बात कर लीजिए, डॉलर हो गया, जापान की येन हो गया, चाइना की कुछ और करेंसी है, और ब्रिटेन का पाउंड हो गया। तो हर कंट्री का अपना अपना करेंसी है जिसको लीगल टेंडर बोला जाता है। लीगल टेंडर मतलब लीगली उसको आप यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, एंड द यूजफुल पोजेशन ऑफ करेंसी कैन नॉर्मली बी हैड ओनली इन दैट करेंसी इन विच इट पासिस। तो वो उसी कंट्री में यूज किया जाएगा, वहां पे वो लीगल टेंडर है। बाकी जगह पे ये एक तरह से कागज का टुकड़ा ही है, पर उस कंट्री के लिए वो लीगल टेंडर होता है। हर कंट्री का अपना अपना करेंसी होता है, जैसे इंडिया का रुपये और किसी और कंट्री का कुछ और। आगे इसमें बोला गया फ्रेंड्स, द एक्सचेंज फ्रॉम वन करेंसी फॉर अनदर इज मोस्टली पुट थ्रू बाय द बैंक बाय मींस ऑफ बुक कीपिंग एंट्रीज कैरिड आउट इन टू सेंटर्स कंसर्न। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी कोई करेंसी का एक्सचेंज होता है, मतलब जब आप एक करेंसी को, जैसे रुपए को आप डॉलर में, डॉलर को रुपए में करवा रहे हैं, तो वो बैंकों के थ्रू किया जाता है और बैंक प्रॉपर उसकी बुक कीपिंग एंट्रीज इसमें करते हैं। तीसरा है, ऑलमोस्ट ऑल एक्सचेंज ऑफ वन करेंसी फॉर अनदर आर इफेक्टेड विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। तो कई सारे क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है, उनको यूज में लाया जाता है जब भी आप करेंसीज का एक्सचेंज कर रहे होते हैं। तो तीन चीजें आपके फॉरेन एक्सचेंज के आधार है। पहला कि हर कंट्री का अपना अपना करेंसी होता है। सेकंड बोला है कि जब भी कोई करेंसी का एक्सचेंज किया जाता है तो उसके लिए बैंक अपनी बुक कीपिंग एंट्रीज यहाँ पे कर रहा है। और तीसरा इसमें बोला है कि जो भी एक्सचेंज होगा उसमें आप क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो हर चीज का एक मार्केट होता है। जैसे आपकी कपड़ों की मार्केट हो गई, कोई ग्रोसरी का मार्केट हो गया, कोई वेजिटेबल मार्केट हो गया, तो सेम ऐसे ही फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता है, या इसको आप फॉरेक्स मार्केट बोल सकते हैं। तो फॉरेक्स मार्केट क्या है? ये एक ऐसी मार्केट है फ्रेंड्स जहां पे आप फॉरेन करेंसीज को खरीद या बेच सकते हैं, वो है आपका फॉरेक्स मार्केट। ठीक है, द एक्सचेंज रेट मूवमेंट इन इंडियन फॉरेक्स मार्केट डू नॉट नेसेसरी फॉलो द इंटरनेशनल ट्रेंड। तो बोल रहे हैं कि जो इंटरनेशनल जो ट्रेंड चल रहा है, जरूरी नहीं है कि इंडिया में भी वही वाला ट्रेंड हो। तो उसका मेन रीजन क्या हो सकता है? तो उसका मेन कारण क्या है कि इंडिया में रिस्ट्रिक्शंस है, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल नहीं होती। मतलब इंडिया से बाहर ऐसा नहीं कि आप कितना भी पैसा भेज सकते हो, या कितना भी डॉलर आप बाहर भेज सकते हो, कितना भी डॉलर ला सकते हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हो सकती है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस होती है। प्रेयर टू मॉडिफाइड लिबरलाइज एक्सचेंज रेट मूवमेंट
मैनेजमेंट सिस्टम। तो अभी इंडिया में ये LERMS सिस्टम होता है, यानी कि एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम होता है। उससे पहले जब ये नहीं होता था, उससे पहले जो RBI है वही बाइंग और सेलिंग रेट डिसाइड करता था। $1 का रेट 80 होगा, 50 होगा, 70 होगा, ये RBI डिसाइड करता था, ठीक है। और एग्जैक्ट रेट नहीं बताता था, वो एक सीलिंग बताता था और एक फ्लोर बताता था। मतलब RBI बैंकों को लिमिट देता था कि जो डॉलर है उसका रेट 60 से 70 के बीच में रखना। तो एक फ्लोर बता दिया, फ्लोर होगा सबसे नीचे का प्राइस, और एक सीलिंग बता दिया, सबसे ऊपर का प्राइस, ठीक है। आपके घर में फ्लोर आपकी जमीन, सीलिंग आपकी छत, तो उसके बीच का जो लेवल है कुछ भी बैंक रख सकते। तो एक तरह से RBI ही उनको रेगुलेट करता था। लेकिन अगर हम अभी की बात करें तो अभी जो है हमारा डिमांड एंड सप्लाई का सिस्टम काम करता है। तो एक्सचेंज रेट क्या होगा, वो डिपेंड करेगा कि डिमांड कितनी है। जिस करेंसी की जितनी ज्यादा डिमांड, उसका उतना ज्यादा उतना जो है एक्सचेंज रेट होगा। जैसे डॉलर की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो इसलिए डॉलर का रेट बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू रुपी। डॉलर बहुत स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू रुपी। क्यों? क्योंकि हर कोई डॉलर में पैसा चाहता है, हर कोई पेमेंट अपने डॉलर में चाहता है। तो डॉलर की बहुत ज्यादा डिमांड होगी। आप लोग जानते हैं जब किसी भी चीज की मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड हो जाती है तो उसका रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। किसी पर्सन की बात कर लीजिए, बहुत डिमांड है तो वो भी अपना रेट बढ़ा देता है। तो यही कारण है कि यही चीज भी आपके फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में लागू होती है। यहाँ पे जो है डिमांड और सप्लाई का सिस्टम काम करता है। किसी करेंसी की, किसी कंट्री की करेंसी की बहुत ज्यादा डिमांड होगी, सो फ्रेंड्स उस केस में वो करेंसी का जो है वैल्यू काफी बढ़ जाता है। अगर हम बात करें रुपीस की और डॉलर की, तो इंटरनेशनल मार्केट में भले ही इंडिया में रुपीस की बहुत वैल्यू है, पर अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट में, तो वहां पे अगर आपको किसी भी ट्रेडर्स को, इंटरनेशनल मार्केट मतलब बाकी जो कंट्रीज है वहां पे, तो बाकी किसी कंट्रीज के ट्रेडर्स को आप दो ऑप्शन दो कि रुपीस में पेमेंट चाहिए या डॉलर में चाहिए, तो बहुत चांसेस है वो डॉलर ही बोलेगा। क्यों? क्योंकि डॉलर आसानी से वो आगे कहीं बेच सकता है। मतलब उसको मान लीजिए कहीं और पेमेंट करनी, तो डॉलर से वो आसानी से कर सकता है, बट रुपीज से नहीं होगा, सिर्फ इंडिया में ही वो कर पाएगा। तो इसलिए डॉलर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू रुपी। उसका रीजन यही है कि डॉलर की बहुत ज्यादा डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में एज कम्पेयर टू रुपीज। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कोड क्या होता है, ठीक है। अगर मैंने आपको बोला $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज, तो ये जो डॉलर है ये कौन सा है? ये फॉरेन है, और रुपीज क्या है? इंडियन। तो हम अगर क्या करेंगे कि 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी को अपनी रुपीज अपनी हम होम करेंसी में दिखाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा डायरेक्ट कोड। इसकी डेफिनेशन को समझने से पहले आप बस इस तरह से ये जो $1 इज इक्वल टू 75 है, तो ये हमारा डायरेक्ट कोड होगा। तो इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? तो लैंग्वेज में लिखने का तरीका है कि जब 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू होम करेंसी, तो उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट कोड। इनडायरेक्ट कोड इसी का जस्ट ऑपोजिट होता है। तो कोड कोड का मतलब क्या होता है? कोड मतलब रिप्रेजेंट करना, ठीक है। कोड कोड मतलब कोटेशन देना, रिप्रेजेंट करना। तो $1 के बदले में आप कितना जो है कोटेशन दे रहे हैं, कितना कोट कर रहे हैं? $1 के बदले में आप 75 रुपीज कोट कर रहे हैं। तो ये अब यहाँ पे हो क्या रहा है? क्या डॉलर इंडिया की करेंसी नहीं, तो ये इंडिया के लिए फॉरेन करेंसी है। तो 1 यूनिट ऑफ फॉरेन, इफ अगर हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू, देखिए इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी गई है, और डायरेक्ट कोड इज द होम करेंसी प्राइस फॉर 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। तो डायरेक्ट कोड किसको बोला जाएगा? कि 1 यूनिट, जैसे हमने बोला यहाँ पे फ्रेंड्स $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज, तो 1 यूनिट ऑफ, ये वन क्या है? 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, यहाँ से आपका वन आया, फॉरेन करेंसी। 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू होम करेंसी। मतलब 1 यूनिट फॉरेन करेंसी का वैल्यू कितना रुपए होम करेंसी के बराबर है? हमारी होम करेंसी क्या है? रुपी। तो $1 की वैल्यू कितने रुपए है? तो वही आपका डायरेक्ट कोड हो जाएगा। इन्होंने एग्जांपल भी दिया कि $1 इज इक्वल टू 75, ये एक डायरेक्ट कोड है इंडिया के हिसाब से, ये हमारे लिए डायरेक्ट कोड है। अगर हम अपने इंडिया के हिसाब से देखें तो ये डायरेक्ट कोड है। क्यों? क्योंकि $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज। और अगर हम इसको यूएसए वाले की नजर से देखें तो वो इनके लिए इनडायरेक्ट कोड है। तो यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोड इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि $1 है या 1 रुपी है, इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन सी कंट्री में बात हो रही है। अगर इंडिया की बात हो रही है तो इंडिया के लिए फॉरेन करेंसी क्या है? वो है डॉलर। तो उस केस में $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज, ये हो जाएगा इंडिया के लिए डायरेक्ट कोड। लेकिन अगर हम बात करें यूएस के लिए, तो यूएस वाले के लिए होना चाहिए 1 रुपी इज इक्वल टू $0.1। तो ये जो कोड है ये यूएस वालों के लिए डायरेक्ट कोड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 रुपी ऑफ फॉरेन करेंसी, यूएस वालों के लिए जो डॉलर है वो उनकी फॉरेन करेंसी नहीं है, वो तो उनकी होम करेंसी है। रुपी उनके लिए फॉरेन करेंसी है। तो यूएस वाले किसी सिटीजन की बात करें तो उनकी नजरों में 1 रुपी इज इक्वल टू $0.1, ये उनके लिए डायरेक्ट कोड है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के लिए $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज, ये डायरेक्ट कोड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आप बता रहे हैं 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, तो हमें देखना पड़ेगा किस कंट्री की बात हो रही है। इंडियन के लिए तो डॉलर ही फॉरेन करेंसी होगा, तो इसीलिए $1 करना पड़ेगा। और अगर हम फॉरनर की बात करें, उनके लिए रुपीज ही फॉरेन करेंसी होगा, तो 1 रुपी यहाँ करना पड़ेगा, अगर उनका डायरेक्ट कोड हमें बताना है तब।
तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज। तो इसको अगर डिफाइन करना पड़े तो डिफाइन हो जाएगा 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इज हाउ मच इंडियन करेंसी, तो वो होगा हमारा डायरेक्ट कोड। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोड के ऊपर आपका आधा नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स, ये पहले भी पूछा है। ऐसे इनडायरेक्ट कोड क्या होता है, जो चीज यूएसए में डायरेक्ट कोड है वो इंडिया में इनडायरेक्ट कोड होगी। जैसे हमने बोला 1 रुपी इज इक्वल टू $0.1, 1 रुपी इज इक्वल टू $0.1, तो ये यूएसए के लिए डायरेक्ट कोड है, बट इंडिया के लिए ये इनडायरेक्ट कोड है। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट कोड में क्या होता है, 1 यूनिट ऑफ होम करेंसी इज हाउ मेनी यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। तो यहाँ पे 1 यूनिट ऑफ होम करेंसी यानी 1 रुपी को अगर आप बोल रहे हैं $0.0133, तो ये आपका इनडायरेक्ट कोड हो जाएगा। तो सिंपल और बहुत ही एक लाइन में समझना चाहे तो इसकी डेफिनेशन आप ऐसे मत याद कीजिए, $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट कोड। और इन्हें में जो भी आपको वैल्यूज देते हैं बैंक, जो भी आपको चीजें बताते हैं वो डायरेक्ट कोड के हिसाब से बताते हैं, ना कि इनडायरेक्ट कोड के हिसाब से, ठीक है। तो इंडिया में यही वाला डायरेक्ट कोड का सिस्टम चलता है। ये कैलकुलेशन इजी के लिए भी आपका होता है कि $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज, ये है डायरेक्ट कोड। इनडायरेक्ट कोड क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 1 रुपी इज इक्वल टू $0.01, ये हो जाएगा इनडायरेक्ट कोड, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज, ये हो जाएगा डायरेक्ट कोड। 1 रुपी इज इक्वल टू, ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि $1 रुपए की वैल्यू इतनी आ रही है, हम एज्यूम कर रहे हैं, मतलब मान रहे हैं, तो उस केस में इसको इनडायरेक्ट कोड बोला जाएगा। तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज यही है, 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी डायरेक्ट कोड, 1 यूनिट ऑफ इंडियन करेंसी इनडायरेक्ट कोड, बस इतना आपको याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ भी आपको याद नहीं रखना है। एक और बात, यहाँ पे जो इनडायरेक्ट और जो डायरेक्ट कोड होते हैं फ्रेंड्स, वो एक दूसरे के बिल्कुल रेसिप्रोकल होते हैं। रेसिप्रोकल मतलब जैसे a इज इक्वल टू 1/b, तो a और b एक दूसरे का रेसिप्रोकल, तो सेम चीज यहाँ पे बोली है कि जो डायरेक्ट कोड है वो इज इक्वल टू होता है 1 बाय इनडायरेक्ट कोड। अगर a को आप डायरेक्ट कोड बोल रहे हैं तो b आपका इनडायरेक्ट कोड हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल ये सब आपने मैथ्स में पढ़ा होगा फ्रेंड्स अपना कभी 8th क्लास में 10th क्लास में, तो बहुत बेसिक चीज है ये। वे यहाँ पे एक और बात बोली है, टिल 1 अगस्त 1993 इंडिया बैंक इन इंडिया वर यूज टू कोड ऑल इनडायरेक्ट प्लेसेस। तो उस टाइम पे क्यों इनडायरेक्ट कोड होता था, वो इसलिए क्योंकि उस टाइम पे करेंसी इतना वीक नहीं था, ठीक है। हाउएवर फ्रॉम 2 अगस्त, तो 1 अगस्त 93 तक इंडिया में इनडायरेक्ट कोड ही यूज होता था, लेकिन उसके बाद से अभी इंडिया में जो है डायरेक्ट कोड को यूज किया जाने लगा। फिर आगे कुछ और चीजें बोली गई फ्रेंड्स, क्रॉस रेट ये सब, पर हल्का सा इसको थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो ज्यादा उसमें रिवीजन के लिए नहीं है कुछ, बस इतना याद रखना कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। यहाँ पे एक यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी को दूसरे से कन्वर्ट किया जाता है, दूसरे में एक्सचेंज किया जाता है। फिर आगे हमने देखा था कि जो इंडियन फॉरेक्स मार्केट क्या होती है, जहां पे फॉरेन करेंसी को खरीदा और बेचा जाता है। फिर इंडिया में जब तक LERMS यानी कि लिबरलाइज एक्सचेंज मैनेजमेंट सिस्टम नहीं आया था, उस टाइम तक RBI जो है बाइंग रेट सेलिंग रेट डिसाइड करता था, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं बताता था, बट सेलिंग और फ्लोर ऐसे बताता था। उसी के बीच में बैंक जो है रेट रखते थे, बट अभी जो है डिमांड और सप्लाई के हिसाब से ही जो है रेट काम करता है। डायरेक्ट कोड क्या है, अगर $1 इज इक्वल टू 75 रुपी यानी 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इज हाउ मच होम करेंसी, तो वो होगा डायरेक्ट कोड। और इनडायरेक्ट कोड इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। यहाँ पे क्या होता है कि 1 यूनिट ऑफ होम करेंसी इज हाउ मच फॉरेन करेंसी। अगर हम 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी की, 1 यूनिट ऑफ होम करेंसी की वैल्यू फॉरेन करेंसी में दिखाते हैं, तो ये हो जाएगा इनडायरेक्ट कोड। और 1 यूनिट होम फॉरेन करेंसी की वैल्यू अगर इंडियन रुपीज में दिखा रहे हैं, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स डायरेक्ट कोड। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं, वाइस वर्सा होते हैं या रेसिप्रोकल होते हैं। 1 अगस्त 1993 तक इंडिया में इनडायरेक्ट कोड ही यूज होता था, उसके बाद से डायरेक्ट कोड। तो अगर अभी हम बात करें बैंकों में, तो अभी जो है डायरेक्ट कोड ही इस्तेमाल होता है। यानी अभी जो भी हमारे को इंटरेस्ट मिलेगी वो ऐसे मिलेगी, $1 यानी 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी या 1 यूरो, इस तरह से हमें फॉरेन करेंसी में इंडियन रुपीज की वैल्यू मिलती है। तो इस तरह से हम लोग कोडिंग को इस्तेमाल करते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे क्रॉस रेट। क्रॉस रेट हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? सो जब मान लीजिए आपको कोई डायरेक्ट रेट ना दिया गया हो, तब आप लोग क्रॉस रेट को इस्तेमाल करते हैं। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं फ्रेंड्स। जैसा आप अज्यूम कर लीजिए कि A डिवाइडेड बाय B की वैल्यू है 2 और हमें B डिवाइडेड बाय C की वैल्यू दी गई है 3 और हमसे पूछा गया कि A डिवाइडेड बाय C का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस रेट को इस्तेमाल करते थे। मैथ्स का ये एक टर्म है, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल आप लोग यूज करते होंगे फ्रेंड्स, आप लोगों ने किए भी होंगे ये 9th-10th क्लास में। तो A डिवाइडेड बाय B है 2, B डिवाइडेड बाय C है 3rd। तो इसको अगर हमें A डिवाइडेड बाय C निकालना है तो हम लोग क्या करते थे, A डिवाइडेड बाय B इंटू B डिवाइडेड बाय C, क्योंकि देखा जाए तो B से B कैंसिल हो जाता और A डिवाइडेड बाय C हमें मिल जाता। तो हमें A डिवाइडेड बाय B का वैल्यू दिया गया, ये वैल्यू कितना है फ्रेंड्स 2, और B डिवाइडेड बाय C का वैल्यू कितना दिया गया, ये हमारा 3। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा A डिवाइडेड बाय C।
तो ये जो न्यूमेरिकल्स थे 5th 6th क्लास में हुआ करते थे, तो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल हुआ करते हैं। सेम इसी कंसेप्ट पे आपका फॉरेन एक्सचेंज का जो न्यूमेरिकल है वो हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे हमारा कंसेप्ट क्या रहेगा, एग्जैक्टली क्या रहेगा, तो हमें क्या करना है, मान लीजिए आपको वैल्यू दी गई है किस तरीके से, जैसे कि मान लीजिए यूएसटी बाई आईएनआर, ये एक वैल्यू दी गई है, और फिर हमें मान लीजिए आईएनआर बार आपका यूरो, एक वैल्यू ये दी गई है, और हमसे पूछा गया है कि यूएसटी बाई यूरो को कैलकुलेट कीजिए। तो यहाँ पे जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये हमारा क्रॉस रेट है, क्योंकि यूएसटी बाई आईएनआर का मान लीजिए वैल्यू दिया हुआ है 71.50 और आईएनआर बार यूरो का वैल्यू है मान लीजिए 72.80। तो यहाँ पे हमें यूएसटी डिवाइडेड बाय यूएसटी बाई यूरो हमें कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, यूएसटी बाई आईएनआर इंटू आईएनआर बाय यूरो, और यहाँ पे हम सिंपल सी वैल्यूज को पुट कर लेंगे फ्रेंड्स। तो यूएसटी बाय आईएनआर का वैल्यू कितना है, वो है 71.50 और आईएनआर बार यूरो का वैल्यू कितना है, वो है 72.80। हम कैलकुलेटर लेके इसको सॉल्व करेंगे, उससे सीधे हमें वैल्यू मिलेगी किसकी, यूएसटी बाय यूरो की। ये हमारा आंसर हो जाएगा क्रॉस रेट का। तो क्रॉस रेट हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स, ऐसी जगह पे जहाँ पे हमें डायरेक्ट रेट ना दिए गए हो और वहां पे हम लोग क्रॉस रेट को इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि हमें कैलकुलेट करना है यूएसटी बाय यूरो, लेकिन हमें तो यूएसटी बाय यूरो कुछ भी डायरेक्टली दिया नहीं है क्वेश्चन में, हमें यूएसटी बाय आईएनआर दिया है और आईएनआर बार यूरो दिया, हमें तो यूएसटी बाय यूरो डायरेक्टली दिया ही नहीं है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस रेट को इस्तेमाल करेंगे। तो क्रॉस रेट में क्या होता है कि जो कॉमन करेंसीज है वो कैंसिल हो जाती है और हमारा जो आंसर आ जाता है। जैसा कि इस केस में हमें सॉल्व करना है फ्रेंड्स यूएसटी बाय यूरो, तो हम देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या है, दोनों में जो वैल्यू हमें गिवन है उसमें कॉमन क्या है, तो उसमें आईएनआर जो है कॉमन है। तो क्योंकि आईएनआर दोनों में कॉमन है तो इसीलिए जो है यूएसटी बाय आईएनआर हो जाएगा। मतलब यूएसटी बाय यूरो को हम कैसे लिख लेंगे, यूएसटी बाय आईएनआर इंटू आईएनआर बार यूरो। तो इसमें क्या होगा, अगर देखा जाए तो आईएनआर से आईएनआर कैंसिल हो जाएगा, तो यूएसटी बाय यूरो आपको मिल जाएगा। यानी कि हम जो है यूएसटी बाय यूरो को ऐसे भी लिख सकते हैं, यूएसटी बाय यूरो को हम लोग लिख सकते हैं यूएसटी बाय आईएनआर इंटू आईएनआर बाय यूरो। बट हमने आईएनआर ही क्यों लिखा, कुछ और क्यों नहीं लिखा, जैसे पाउंड हो गया या फिर येन हो गया, किसी और करेंसी का हमने क्यों नहीं लिखा, वो इसलिए क्योंकि हमें क्वेश्चन में देखना है हमें क्या दिया हुआ है। यहाँ पे हमें तीन चीजें दी है, एक है यूएसटी, एक है आईएनआर और यूरो। तो ये तीन चीजों की ही हम हेल्प ले सकते हैं, येन किसी और करेंसी का हमारा कोई मदद नहीं होगा, क्योंकि जो हमें डेटा क्वेश्चन में दिया गया है उसी आधार पर हमें सॉल्व करना है। तो इसीलिए हमने क्या किया, यूएसटी बाय यूरो को लिखा यूएसटी बाय आईएनआर इंटू आईएनआर बाय यूरो। तो अगर देखा जाए तो आईएनआर से आईएनआर कैंसिल हो जाता और हमें यूएसटी बाय यूरो ही मिलता। यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसमें हमने कुछ गलत नहीं किया, ये बिल्कुल सही है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, वैल्यू को लिखना है। यूएसटी बाय आईएनआर का क्या वैल्यू दिया है, यूएसटी बाय आईएनआर का वैल्यू दिया है 71.50। तो हम क्या कर लेंगे, 71.50 यहाँ पे लिख लेंगे। ऐसे आईएनआर बाय यूरो को क्या वैल्यू दिया गया, आईएनआर बाय यूरो का वैल्यू दिया गया 72.80। हम सिंपल कैलकुलेटर लेके इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर होगा, वो होगा हमारा यूएसटी बाय यूरो। तो ये थोड़ा सा बेसिक हो गया फ्रेंड्स आपके क्रॉस रेट का कि कैसे इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब हम लोग आपके बुक पे ही आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि इफ ए पर्सन वांट टू रिमिट यूरो फ्रॉम इंडिया, कोई पर्सन है मान लीजिए वो इंडिया से यूरो को रिमिट करना चाहता है। रिमिट होता है पैसा भेजना, पर वो ऐसा क्यों करना चाहता है, वो पर्सन ऐसा क्यों चाहता है, क्या पता उसके बेटे का किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में फॉरेन में एडमिशन हुआ जहाँ की करेंसी यूरो, तो उन्होंने बोला हो कि यूरो को जो है भेजो, पेमेंट करो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। एंड एज ए बैंकर आप बैंकर्स है, एंड फॉर आर्ग्यूमेंट सेक रुपी यूरो आर नॉट नॉर्मली कोटेड, तो यूरो और रुपी जो है नॉर्मली कोट नहीं होता और ये डायरेक्ट रेट आपके पास अवेलेबल नहीं है। देयरफॉर व्हाट वी हैव टू डू, तो हमें क्या करना चाहिए, फर्स्ट बाय डॉलर अगेंस्ट द रुपी एंड देन डॉलर विल बी डिस्पोज्ड ऑफ टू एक्वायर यूरो। यानी यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो जो पर्सन है उसको पेमेंट चाहिए यूरो में, वो बोल रहे हैं कि यूरो में पेमेंट कर दो, ठीक है। वो इंडियन है तो नॉर्मल सी बात है उसके पास रुपीस होगा, वो बोल रहे हैं मुझसे पैसे रुपए ले लो और यूरो में जो है पेमेंट कर दो, रिमिट कर दो। रिमिट होता है पैसा भेजना, तो वो कह रहा है पैसा वहां पे भेज दो, ऐसे करके वो बैंक आया, ठीक है। तो बैंक आया तो बैंक में जो आपका ऑफिशियल है वो बोल रहा है आपसे, ये आप है, तो वो बोल रहा है कि जो आपका जो रेट है वो हमारे पास तो डॉलर और रुपीस का है, हमारे पास डायरेक्ट यूरो रुपीस का तो कोई रेट नहीं है, ठीक है। ऐसे करके वो बोल रहा है, कौन, बैंक ऑफिशियल उसको बोल रहा है। सो फ्रेंड्स ये जो पर्सन है ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा मुझे डॉलर नहीं चाहिए, मुझे यूरो में ही चाहिए, मुझे जो पेमेंट करनी है वो यूरो में करनी है। जो कॉलेज है वहां पे मान लीजिए जर्मनी ऐसी कंट्री जहाँ पे यूरो करेंसी चलता है, तो उसने बोला यूरो में ही पेमेंट करनी, मुझे डॉलर नहीं करनी। तो बैंक ऑफिशियल बोलेगा ठीक है, तो मैं काम कर लो कि जो बैंक है वो बोलेगा हमारे पास तो नॉर्मल जो रेट्स है वो है
डॉलर के और रुपीस के, पर तुम्हें मैं डॉलर दे देता हूँ और तुम्हारे बिहाफ पे मैं डॉलर से यूरो को खरीद लूंगा और यूरो के नाम पे तुम्हारी पेमेंट हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, बैंक उसको उससे बैंक ले लेगा। देखिए बैंक उससे क्या करेगा, बैंक उससे ले लेगा रुपीस, ठीक है, बैंक उससे ले लेगा रुपीस और बदले में उसको डॉलर देगा। फिर बैंक क्या करेगा, इंटरनेशनल मार्केट जैसे लंदन मार्केट हो गया, वहां पे जाके बैंक क्या करेगा, डॉलर देगा और यूरो खरीदेगा उस कस्टमर के बिहाफ पे और यूरो की जो रेमिटेंस कर देगा। तो यहाँ पे जो है आपका क्रॉस रेट का कंसेप्ट इस्तेमाल होगा। क्यों? क्योंकि यूरो बाय रुपीस का कोई डायरेक्ट रेट बैंक के पास नहीं है। तो बैंक क्या कर लेगा, बैंक जो है उसको पहला एक ट्रांसफर करेगा रुपीस और डॉलर में और अगली ट्रांसफर होगी उसकी डॉलर और यूरो में। तो इससे क्या होगा, यानी कि ट्रांसफर क्या होगी, यूरो बाय डॉलर, पहले जो ट्रांजेक्शन होगी वो होगी डॉलर और रुपीस में, फिर अगली जो ट्रांजेक्शन होगी वो किस में होगी, वो होगी यूरो और डॉलर में। तो इसमें क्या डॉलर डॉलर कैंसिल हो जाएगा, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो किसकी मिलेगी, यूरो बाय रुपीस की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे ट्रांजेक्शन जो है की जाएगी, इस तरह से जो है इसको सॉल्व किया जाएगा। तो हम इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए वो जो पर्सन है उसने बोला कि मुझे जो है चलिए क्वेश्चन से इसको पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे वही चीज लिखी कि वो जो पर्सन है, मतलब जो बैंक है, वो पहले क्या करेगा, पहले वो जो बैंक है उसका पैसा ले लेगा, रुपीस ले लेगा, उसको डॉलर देगा और फिर बाद में यहाँ पे लिखा भी है कि फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू इज फर्स्ट बाय डॉलर अगेंस्ट द रुपी। तो वो पर्सन है उसको बोलेगा कि तू मुझे रुपी दो और डॉलर खरीद लो, ठीक है, वो इंडिविजुअल की बात हो रही है। मान लीजिए उस पर्सन का नाम है ए, तो ए को बैंक बोलेगा तुम एक काम करो, रुपए मुझे दो और जो है मैं तुम्हें डॉलर दूंगा। तो यहाँ पे कस्टमर्स क्या कर रहा है, डॉलर खरीद रहा है, पहले वो क्या कर रहा है, डॉलर को खरीद रहा है। एंड द सेम डॉलर विल बी डिस्पोज ऑफ ओवरसीज टू एक्वायर द यूरो। और फिर बैंक क्या कर लेगा, उस कस्टमर के बिहाफ पे डॉलर को लेके यूरो को खरीदेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो ट्रांजेक्शन को पूरा किया जाएगा। डिस्पोज ऑफ होता है डॉलर देके यूरो को लेना, इस तरह से होगा। तो फाइनली वो पर्सन के नाम पे यूरो मिलेगा और उसकी रिमिटेंस कर दी जाएगी। तो यहाँ पे देखिए रेट्स भी बता रखे हैं। इफ रेट्स इन मुंबई मार्केट, तो मुंबई मार्केट का रेट क्या है, यूएस $1 इज इक्वल टू 74.8450/545। तो इसको पहले समझते हैं कि ये किस तरीके से लिखा गया। तो यहाँ पे वैल्यू क्या दी है, $1 इज इक्वल टू 74.8450। इसको लिख लेते हैं फ्रेंड्स, $1 इज इक्वल टू 74.845/545 ये हमें रेट्स दिया गया फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये आपका रुपीस में, ठीक है। तो इन रेट्स को पहले कैसे लिखा जाता है ये आपको बेसिक थोड़ा सा मालूम होना चाहिए, उसके बाद ही आप इस मार्केट को कर पाएंगे। तो देखिए क्या हो रहा है, 74.8450/545। तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है, देखिए तो यहाँ पे कितने डिजिट है, 545 है, 3 डिजिट। तो ये इसकी 3 डिजिट को रिप्लेस करेगा और बाकी चीजें जो कॉमन है वो एज इट इज रहेंगी दोनों तरफ। यानी कि 74.8450/545 ये इसकी 3 डिजिट को रिप्लेस करेगा, यानी कि 450 को, और उससे पहले का जो है डिट्टो सेम हमें यहाँ दोबारा लिखना पड़ेगा। पहले हमें इसका लिखने का तरीका मालूम होना चाहिए फ्रेंड्स, इसको कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो हमें करना क्या है कि स्लैश के इस तरफ 545 कितना है, 3 डिजिट है, तो इसकी 3 डिजिट इसकी 3 डिजिट को रिप्लेस करेगा, बाकी जो सेम है मतलब बाकी जो बच जाएगा वो हमें डिट्टो सेम लिखना है। इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको रेट दिया है $1 इज इक्वल टू 74.204547, मान लीजिए ऐसा कोई रेट दिया गया। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, इसको लिखने का सिंपल सा तरीका है कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है इसकी कितनी डिजिट है, 2 डिजिट, ये इसकी 2 डिजिट को रिप्लेस करेगा और बाकी चीजें सेम रहेंगी। यानी $1 इज इक्वल टू 74.2045, ये तो सेम है, और यहाँ पे जो 47 है 45 को रिप्लेस करेगा, बाकी सब डिट्टो सेम रहेगा, तो 74.2047 ये हो जाएगा। तो इस तरह से लिखा जाएगा। इसमें से एक बाइंग रेट होगा, एक सेलिंग रेट होगा। बाई रेट को जो है आप लोग बिड भी बोल सकते हैं, बिड रेट, और सेलिंग जो रेट होता है उसको बोलते हैं आस्क रेट, ऑफर रेट। तो ये अलग अलग नाम है। बाई रेट और बिड रेट दिखेगा तो फ्रेंड्स ये एक ही चीज है। सेलिंग रेट, आस्क रेट या ऑफर रेट दिखेगा तो ये एक ही चीज है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। चलिए ये हमारा एक बिड रेट हो गया और एक हमारा हो गया यहाँ पे आस्क रेट। तो अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पे आ जाते हैं फिर से। तो यहाँ पे $1 का वैल्यू 74.8450/545। तो इसमें से एक बाई रेट होगा, एक सेलिंग रेट होगा। कैसे पता लगेगा कि कौन सा बाई रेट है, कौन सा सेलिंग रेट है, ठीक है। ये कंसेप्ट मेन है फ्रेंड्स, ये आपको समझना होगा कि कैसे पता लगेगा। तो देखिए
आप जा रहे हैं बैंक के पास, ठीक है, आप जा रहे हैं बैंक के पास और बैंक से आप बोल रहे हैं कि मान लीजिए बहुत सिंपल आप प्रोसेस कर रहे हैं, मान लीजिए बैंक ने कोई रेट रखा है, पहले बहुत सिंपल वाला समझते हैं फिर हम इसको भी देख लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो $1 मान लीजिए बैंक ने लिखा है आपको 75.40/46 ऐसा कोई रेट लिखा है, तो उसको लिखने का तरीका क्या है, 4640 को रिप्लेस करेगा, बाकी सब सेम रहेगा। सो 70.40/75.46 ये रेट आ गया फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, मान लीजिए ये बैंक है, अब आप गए और आपको मान लीजिए बाहर घूमने जाना है यूएसए में, और आपको घूमने के लिए चाहिए $10,000, $10,000। तो आप बैंक गए और आपने बोला कि मुझे जो है $10,000 चाहिए। हम दो केस की बात करेंगे, एक हम यहाँ पे बाई की बात करेंगे और दूसरा केस हम लोग जो है सेल की बात कर लेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग बाई देखते हैं। तो मान लीजिए आप $10,000 चाहते हैं, क्यों, क्योंकि आपको जाना है यूएसए ट्रिप में, आपको बहुत अच्छी ट्रिप में जाना है यूएस की, उसके लिए आपको डॉलर चाहिए $10,000। आप बैंक आते हैं और बैंक से बोलते हैं कि मुझे चाहिए $10,000। तो बैंक का स्टाफ आपसे पूछता है कि आपको क्यों चाहिए, तो आप बोलोगे मुझे यूएसए ट्रिप के लिए जाना है इसलिए मुझे चाहिए 10,000, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात हो गई। फिर जैसे आप कोई चीज लेते हैं तो आपको एक रेट मिलता है, यानी यहाँ पे जो बैंक है, जैसे कोई दुकान होती है वो क्या करती है, कोई राशन की दुकान है, कोई सब्जी की दुकान है, कोई कपड़े की दुकान है, सेम ऐसे बैंक को आप एज्यूम कर लीजिए, मतलब कल्पना कीजिए, मान लीजिए कि बैंक एक दुकान है और उसके अंदर है फॉरेन करेंसी, यानी बैंक बैंक के तो बहुत सारे बिजनेस है, एज्यूम कर लीजिए, आपको फॉरेक्स के लिए एज्यूम करना पड़ेगा कि बैंक की एक दुकान है और बैंक की उस दुकान में, मतलब बैंक एक दुकान है उसमें जो है अलग अलग करेंसीज रखी हुई है, तो यानी वो जो बेच रहा है उसका जो बिजनेस कर रहा है, जैसे सब्जी की दुकान में आपको सब्जियां मिलती है, कपड़े की दुकान में आपको कपड़े मिलते हैं, तो मान लीजिए जो बैंक की ये दुकान है, जिस दुकान का नाम हमने रखा फॉरेक्स शॉप, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ फॉरेक्स ही मिलते हैं मान लीजिए। तो वहां पे जो है बैंक क्या कर रहा है, फॉरेन करेंसी, अभी का हम केस ले तो मान लीजिए इस दुकान में सिर्फ डॉलर ही बिकते हैं, तो बैंक आपको एक रेट बताएगा, एक रेट बता, और सिर्फ बिकते ही नहीं है। जनरली कपड़ों की दुकान में क्या होता है कि आपको दुकानदार सिर्फ बेचता है, ठीक है, वो खरीदता कहीं और से। पर मान लीजिए एक ऐसी दुकान है, ये दोनों है, मतलब जैसे कुछ मोबाइल की दुकान होती है ना, कि आप उनको पुराना मोबाइल बेच सकते हो और उनसे नया मोबाइल खरीद सकते हो, तो सेम ऐसी मान लीजिए कि ये एक ऐसी दुकान है बैंक की जहां पे आप फॉरेन करेंसी को खरीद भी सकते हो, और आपके पास अगर मान लीजिए आप घूमने गए, $10,000 का सोचा और सिर्फ आपके पास $5,000 ही खर्च हुए और आपके पास $5,000 बच गए, तो इंडिया में तो उसका कोई काम नहीं और हम रख भी नहीं सकते, ये लीगली पॉसिबल भी नहीं है। तो उस केस में आप क्या करोगे, $5,000 वापस बैंक को बेच भी दोगे, यानी आप इससे डॉलर खरीदोगे भी और बैंक को आप डॉलर बेचोगे भी, ठीक है। अब बैंक आपको कौन सा रेट लगाएगा, ये पॉइंट थोड़ा सा नोट करना फ्रेंड्स, बैंक आपको कौन सा रेट लगाएगा, वो कैलकुलेशन किस तरह से होती है, अगर आप ये समझ जाएंगे तो इस चैप्टर में आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, ठीक है। पहले इसको हम थोड़ा इरेज कर लेते हैं। यहाँ पे हमें समझना है कि बैंक हमें कौन सा रेट लगाएगा, तो यहाँ पे बैंक के दो रेट है, 75.40 और 75.46। तो इसमें से एक रेट है बिड रेट और एक रेट है आस्क रेट, या इसको ऐसे समझ लीजिए, एक है बाई रेट, एक है सेलिंग रेट, ठीक है, सिंपल है। इसमें से एक है बाई और एक है सेलिंग रेट, कौन सा रेट बाई है कौन सा रेट सेलिंग है। बैंक ने आपको अपना चार्ट दिखाया, अपना रेट चार्ट दिखाया, और वहां पे लिखा था $1 इज इक्वल टू 75.40/75.46। तो इसका मतलब है एक है बाई रेट, एक है आपका सेलिंग रेट, ठीक है। कौन से वाला रेट बाई है कौन सा वाला रेट सेलिंग है, तो बैंकों का हमेशा से ये फंडा रहता है कि बाई लो सेल हाई, नॉट सिर्फ बैंक ही नहीं, कोई भी दुकान है, कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट चाहती है तो उसका एक ही काम रहेगा, बाई लो सेल हाई, ठीक है। तो ये कंसेप्ट याद रखना, ये आपका गोल्डन रूल है फॉरेक्स का, बाई लो सेल हाई, कि कम में खरीदो ज्यादा में बेचो, क्योंकि अगर हम उल्टा करेंगे, मान लीजिए हम ज्यादा में महंगा बेचेंगे कम खरीदेंगे तो कोई फायदा नहीं है, फिर इतना सारा जो एम्प्लॉयज है उनकी सैलरी, इतना रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारे खर्चे बैंक में, तो वो कैसे होंगे, वो तो फिर लॉस मेकिंग हो जाएगा, फिर तो बैंक को बंद ही करना पड़ेगा। तो इसलिए जो है सिंपल सा कंसेप्ट है, बाई लो सेल हाई। आप लोग देखते हैं जैसे आपका लोन होता है, लोन में बैंक अगर आपसे 10% चार्ज कर रहा है तो एफडी में आपको 7% ही देता है, तो यहाँ पे जो 3% एक्स्ट्रा बैंक की क्या है, कमाई है, ठीक है। तो हमेशा इस कंसेप्ट को याद रखिए फ्रेंड्स, बाई लो सेल हाई, मतलब सस्ते में खरीदो और महंगे में बेचो। तो यहाँ पे एक रेट आप बताइए कि अगर आपको $10,000 चाहिए तो बैंक आपको कौन सा रेट लगाएगा, तो बैंक आपको वो रेट लगाएगा जो इसमें से कम है, क्योंकि आप पहले इसमें आपको जानना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो, बाई कर रहे हो या सेल कर रहे हो, ठीक है। बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना पड़ेगा कि आप बाई कर रहे हो या सेल कर रहे हो। तो ये जो रेट है ये बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बैंक आपसे बाई कर रहा है, ये बैंक के पॉइंट का रेट है, और ये बैंक आपसे सेल कर रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ व्यू किसका है, ये है बैंक का पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें पॉइंट ऑफ व्यू भी देखना पड़ेगा किसकी नजर में, तो बैंक की नजर में, बैंक अगर एक कुछ बाई करेगा तो 70.40 के रेट से, अगर आपको सेल करेगा तो 75.46 के रेट से, तो इसमें से जो बड़ा है वो सेलिंग रेट होगा। तो बैंक की नजर से बड़ा कौन सा है, ये है ना 75.40, और इसमें से बड़ा कौन है, ये है। तो बैंक की नजर से ये होगा सेलिंग रेट और ये होगा बाइंग रेट। अब इसमें से आपको क्या रेट लगेगा, तो डिपेंड करता है कि आपको बैंक अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा है या आपसे बेच रहा है, ठीक है, आपको बेच रहा है, आपसे प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो आपको क्या चाहिए, डॉलर चाहिए, आपको क्या चाहिए, डॉलर चाहिए, तो यानी
डॉलर जो है बैंक के पास से आपको मिल रहा है। तो सेलिंग का मतलब क्या है कि कोई चीज अगर बैंक से दूर जाएगी तो उसका मतलब वो सेलिंग है। बाई का मतलब कोई चीज अगर बैंक के पास आएगी, तो बैंक का प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, वो है फॉरेक्स। अगर फॉरेक्स बैंक से दूर जाएगा तो उसका मतलब फॉरेक्स सेल हो रहा है। अगर फॉरेक्स बैंक के पास आएगा तो उसका मतलब वो बाई हो रहा है। नॉर्मल सी बात है, कपड़े की दुकान है तो कपड़ा बाहर जा रहा है, मतलब एक ड्रेस बाहर जा रही है तो उसका मतलब उसने सेल किया। या किसी के पास पुराना कपड़ा था, उसने आपको बेच दिया, तो कपड़ा दुकान में आ रहा है तो उसका मतलब क्या है, बाई हो रहा है दुकान में। तो सेम आपको ऐसे एज्यूम करना है, ठीक है। तो अगर फॉरेक्स बैंक के पास से जा रहा होगा तो उसका मतलब वो क्या कर रहा है, सेल कर रहा है बैंक। अगर फॉरेक्स बैंक के पास आ रहा होगा, इसको एज्यूम कीजिए ऐसे, ये है बैंक। अगर मान लीजिए बैंक के पास फॉरेक्स आ रहा है, ये आ रहा है, देखिए डॉलर आ रहे हैं, तो अगर आ रहा है तो इसका मतलब ये हो रहा है बाई का केस। अगर बैंक के पास से डॉलर जा रहा है, ये देखिए डॉलर इस तरफ जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो उसका मतलब ये है सेल का केस। सिंपल सी बात है, सेल मतलब हमने कोई चीज बेची है, तो बेची है तो हमसे दूर जाएगी। बाई का मतलब हमने खरीदी तो हमारे पास आएगी। तो ये जो रेट्स है 75.40, 75.46, ये बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अगर बैंक आपको कुछ बेचेगा बेचेगा तो इस रेट पे बेचेगा, महंगे रेट पे। तो बैंक का सेलिंग रेट ये है और बैंक का बाइंग रेट ये है। अब आपको कौन सा रेट लगाएगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप उसको खरीद रहे हो और बेच रहे हो। तो आप गए और आप बोल रहे हो कि मुझे $10,000 चाहिए यूएसए ट्रिप के लिए, तो बैंक के पास से $10,000 जाएंगे कि आएंगे। नॉर्मल सी बात है कि अगर आप $10,000 खरीद रहे हो तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो पैसा जाएगा। यानी इस केस में जो है $10,000 क्या हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। $10,000 क्या हो रहा है, बैंक के पास से जा रहे हैं, तो यहाँ पे सेलिंग हो गया। तो सेलिंग की वजह से यहाँ पे सेलिंग वाला रेट लगेगा। कौन सा है, जो छोटे वाला है वो बाई है, जो बड़े वाला है वो सेलिंग है। तो 75.46 का रेट लगेगा। यानी बैंक आपको बोलेगा कि $1 अगर आपको खरीदना है तो 75.46 दीजिए। अगर आपको $10,000 खरीदने हैं तो उस केस में आपको कितना देना पड़ेगा, 75.46 इंटू में 10,000। 75.46 इंटू में 10,000। तो जो वैल्यू आएगी उतने रुपए आप बैंक को दीजिए और बैंक आपको $10,000 देगा। तो इसके साथ ये ट्रांजेक्शन हो जाएगी, ठीक है। अब मान लीजिए 2 महीने बाद आप घूम के आ गए यूएसए से, 2 महीने का आपका बढ़िया सा टूर हुआ और आप वापस आए 2 महीने बाद, और फिर आपने बैंक से बोला कि मेरे पास तो $5,000 बच गए हैं, तो मैं क्या करूं। तो आप इसको एक काम करो, खरीद लो। तो इस केस में क्या होगा कि जो आपके 10,000 थे उसमें से 5,000 तो आपने शॉपिंग में यूएसए में घूमने में खत्म कर दिए, आपके पास बचे हैं सिर्फ $5,000। तो ये $5,000 का क्या किया जाएगा, तो वो जो $5,000 आपके पास बचे हैं फ्रेंड्स, वो आप जाके बैंक को दे सकते हो। तो इस केस में बैंक के पास डॉलर आएगा कि जाएगा, तो नॉर्मल सी बात है, बैंक आपसे बाई कर रहा है क्योंकि ये डॉलर जो है बैंक के पास आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, कस्टमर के पास जो बच गया था वो बैंक को वापस बेच रहा है। तो इस केस में बैंक आपसे क्या कर रहा है, बाई कर रहा है। तो बाई के केस में जो है रूल क्या कहता है, बाई लो सेल हाई। तो जो छोटा रेट है वो बाइंग रेट होगा। तो इन दोनों में से छोटा कौन सा है फ्रेंड्स, ये छोटा है 75.40 और 75.46 में से ये वाला छोटा है। तो बाइंग रेट के लिए बैंक आपको इस रेट पे बाई करेगा। यानी 5,000 जो डॉलर बैंक आपको आपसे खरीद रहा है उसके लिए आपको 75.40 रुपीज पे करेगा। यानी $1 के लिए आपको 75.40 रुपीज बैंक पे करेगा, क्योंकि बैंक आपको बाई कर रहा है तो आपको पैसा देगा ना, रुपीज देगा। आपको $1 नहीं, आपको तो $5,000 बेचना है, तो $5,000 के लिए आपको 5,000 इंटू 75.40, तो ये जो वैल्यू आएगी इतने रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे एक बात नोट करने वाली कि जो चीज बैंक के लिए बाई है वो आपके लिए सेल है। क्यों, क्योंकि बैंक आपके $5,000 खरीद रहा है लेकिन आप तो $5,000 उसको बेच रहे हो। सेम ऐसे ही अगर मान लीजिए आपको $10,000 चाहिए, तो इस केस में आपके लिए ये बाई है कि मैं $10,000 क्या कर रहा हूँ, खरीद रहा हूँ। पर बैंक के लिए सेल है। क्यों, क्योंकि बैंक $10,000 आपको बेच रहा है। तो आपको जो भी ये रेट होता है ना, ये जो रेट है ये बैंक के लिए, ये ऐसा नहीं कि मतलब बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो इसमें से जो छोटा रेट होगा, बैंक अगर बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बाइंग होगा, हमें ये नहीं देखना कस्टमर बाई कर रहा है या कस्टमर सेल कर रहा है, नहीं, हमें बैंक के हिसाब से सोचना है। अगर बाई हो रहा है या सेल हो रहा है, किसके पास हो रहा है, बैंक के पास हो रहा है, तो ये जो भी रेट्स है उस हिसाब से एप्लीकेबल होगा। तो हमें कोई भी चीज हो रही है, कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही है, तो ये देखना पड़ेगा फ्रेंड्स कि बैंक उसको बाई कर रहा है, सेल कर रहा है, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा। तो अगर बैंक के लिए, जैसे हमने यहाँ बताया, जो चीज बैंक के लिए बाई होगा कस्टमर के लिए वो सेल होगा, वाइस वर्सा। जो चीज कस्टमर के लिए बाई होगा बैंक के लिए सेल होगा, जो चीज कस्टमर के लिए सेल होगा बैंक के लिए बाई होगा। तो हमें कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखना, दुकान है बैंक की, फॉरेन एक्सचेंज है बैंक के, तो सब चलेगी बैंक की। तो अगर बैंक के लिए बाई हो रहा है तो इसमें से छोटा रेट लगेगा, अगर बैंक के लिए सेल हो रहा है तो बड़ा रेट लगेगा। क्यों, क्योंकि बैंक का एक ही कंसेप्ट है, बाई लो सेल हाई। तो अगर बैंक के लिए बाई हो रहा है तो दोनों में से जो भी छोटा है वो रेट लेंगे, और अगर बैंक के लिए सेल हो रहा है तो दोनों में से जो भी बड़ा है वो रेट लेंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम न्यूमेरिकल्स पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए रेट्स क्या चल रहे हैं, तो ये हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन समझ में आया। तो उसको लिखने का तरीका भी मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि $1 इज इक्वल टू 74.8450545। तो इसकी जो 3 डिजिट है ये इसको रिप्लेस कर देगी, तो ये आ जाएगा 74.8450 / 74.8।
3 डिजिट क्या है 545, इसकी 3 डिजिट को रिप्लेस करेगी तो 545, बाकी चीजें जो है सेम डिट्टो रहेगी। इन 3 डिजिट को छोड़ के बाकी जो सेम है ना 74.8 वो सेम रहेगा। इन 3 डिजिट के बदले 545 आएगा। तो इसमें से एक बाइंग रेट है, इसमें से एक सेलिंग रेट है, ठीक है, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से जो छोटा है वो बाई होगा, जो बड़ा है वो सेलिंग होगा। तो ये वाला जो है रेट छोटा है ना, क्योंकि ये 8450 है और ये 8545 है, तो ये छोटा है। तो बैंक के लिए ये वाला बाई रेट होगा। अगर बैंक बाई कर रहा है तो बैंक ये रेट लगाएगा, और अगर आपको बैंक सेल कर रहा है तो बैंक ये वाला रेट लगेगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम पहले क्योंकि ये क्रॉस वाला क्वेश्चन है तो हमें पहले डॉलर जो है, डॉलर से रुपी का कनेक्शन बैठाना पड़ेगा, और फिर डॉलर, पहले हमें रुपी से डॉलर करना पड़ेगा, फिर डॉलर से यूरो करना पड़ेगा, ताकि यूरो वाली पेमेंट को कर दिया जाए। तो लंदन मार्केट का भी रेट है डॉलर और आपका यूरो में दिया गया है, तो उसको हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। और एक और बात, यहाँ पे जो रेट दिया होता है ना फ्रेंड, जैसे मान लीजिए ये, जैसे यहाँ पे था, मान लीजिए मैंने लिखा है $1 इज इक्वल टू 74.50, मान लीजिए। तो ये जो डॉलर है ये रुपीस में, तो ये जो डॉलर है, डॉलर को बेस रेट बोला जाता है, और ये जो रुपीस है इसको प्राइस रेट बोला जाता है। ठीक है, प्राइस। तो ये थोड़ा सा याद कर लीजिए, जो डॉलर, जैसे $1 इज इक्वल टू 74.50 ऐसे लिखा है, इतना रुपीस। तो ये जो डॉलर है इसको बेस रेट बोला जाता है, और जो रुपीस है ये प्राइस रेट होता है आपका। ठीक है, ये जस्ट थोड़ा नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे बता दिया, क्योंकि कई बार आपको बेस रेट ये दिखा होता है तो आपको मालूम होना चाहिए बेस रेट क्या है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि $1 के बदले 2 रेट यहाँ पे हमें मिल चुके हैं। तो यानी अब हम कौन सा रेट अप्लाई करेंगे और हम करेंगे क्या एक्जैक्टली। तो यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है कि कस्टमर को यूरो में पेमेंट करनी है। तो पहले हम देखेंगे कि डॉलर और रुपीस का क्या कनेक्शन है। तो देखिए यहाँ पे कस्टमर को यूरो में पेमेंट करनी है, तो बैंक उसको क्या करेगा, बैंक पहले उसे रुपीस को खरीद लेगा, या ये बोल सकते हैं कि बैंक जो है उसको फॉरेन करेंसी की बात करेंगे। ठीक है, रुपीस को नहीं, फॉरेन करेंसी की बात होगी। तो इस केस में बैंक क्या करेगा, उससे जो है डॉलर को, कस्टमर को डॉलर बेचेगा। तो इस केस में पहला काम क्या हो रहा है कि बैंक क्या कर रहा है, पर कस्टमर को तो डॉलर नहीं चाहिए, उसको यूरो चाहिए। नहीं, हमें रुकना पड़ेगा, पहले बैंक कस्टमर को डॉलर बेचेगा, फिर डॉलर को देके जो है यूरो को खरीद के यूरो का पेमेंट करेगा। ठीक है, पहले डॉलर बेचेगा, फिर कस्टमर के पास डॉलर आ जाएगा, तो डॉलर लेके जो है बैंक यूरो जो है बेचेगा। इस तरह से चलेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे होगा क्या कि बैंक के पास से क्या होगा, डॉलर जा रहा है, क्यों, क्योंकि कस्टमर को मिल रहा है डॉलर। ठीक है, फिर बाद में कस्टमर के पास डॉलर आ जाएगा, तो कस्टमर डॉलर लेके क्या करेगा, जो है यूरो खरीद लेगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोग कई बार कुछ खाने के लिए जाते हैं ना किसी कैंटीन में, तो आप उसको देते हैं पैसे, पैसे देके वो आपको एक स्लिप देता है, स्लिप। फिर आप क्या करते हैं, आगे काउंटर पे जाके वो स्लिप को देके उसके बदले में आप खाना ले लेते हैं। तो सेम ऐसी है, जो स्लिप है इसको आप डॉलर मान लीजिए, और आपका रुपीस तो सेम ही है। तो यहाँ पे क्या होगा कि पहले हम पहले आप क्या करते थे, कैंटीन में जाके रुपए देख के आपको एक स्लिप मिलती थी, और फिर जहां पे खाना मिल रहा होता है वहां जाके कैंटीन में वहां पे आप स्लिप दिखाते हैं, वहां पे पैसे नहीं देते, वहां पे स्लिप दिखाते हैं, और स्लिप के बिहाफ पे आपको खाना देता है। ठीक है, तो सेम कुछ ऐसे यहाँ भी हो रहा है कि हम पहले क्या कर रहे हैं, डॉलर दे रहे हैं कस्टमर को, रुपीस ले रहे हैं, और फिर डॉलर के बिहाफ पे हम उसको यूरो देंगे। ठीक है, और यूरो से उसकी पेमेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे पहले देखिए क्या हो रहा है, पहली ट्रांसफर हो रही है कि बैंक के पास से डॉलर जा रहा है कि आ रहा है, हमें बैंक का पॉइंट ऑफ व्यू देखना है। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पे कस्टमर को चाहिए, कस्टमर को अभी चाहिए डॉलर, वैसे तो उसको यूरो चाहिए पर वो स्टेप नंबर 2 में होगा, अभी उसको चाहिए डॉलर। तो कस्टमर को चाहिए डॉलर, तो कस्टमर के लिए तो डॉलर क्या हो रहा है, बाई हो रहा है। पर क्योंकि बैंक के पास से क्या हो रहा है, डॉलर जा रहा है, क्योंकि बैंक के पास से जाएगा तभी तो कस्टमर के पास आएगा ना। तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डॉलर है, बैंक क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। और हमें जो भी रेट्स दिए होते हैं बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से दिए होते हैं, ना कि कस्टमर। तो यानी जो बैंक का रेट है वो क्या है, मतलब ये बैंक के लिए क्या हो रहा है, सेलिंग हो रहा है। पहले में क्या हो रहा है कि बैंक क्या कर रहा है, डॉलर जा रहा है, तो बैंक के लिए क्या हो रहा है, सेलिंग हो रहा है। तो पहले कौन सा रेट यूज होगा, सेलिंग रेट यूज होगा। तो इसमें से एक बाइंग है जो छोटा और जो बड़ा है सेलिंग है, तो ये वाला जो रेट है ये इस्तेमाल होगा। यानी कि अगर कस्टमर को डॉलर चाहिए तो बैंक बोलेगा कि $1 के लिए आपको 74.8545 रुपीज देने पड़ेंगे। ठीक है, वो रेट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि वी विल गेट $1 फॉर 74.85 होगा। उसका रीजन भी मैंने आपको बताया कि इसमें से ये क्यों नहीं लिया, ये वाला हमने क्यों लिया। उसका कारण ये है कि बैंक के पास से डॉलर जा रहा है, क्योंकि बैंक वैसे तो कस्टमर के पास डॉलर आ रहा है, पर हमें कस्टमर का नहीं बैंक का पॉइंट ऑफ व्यू देना है। जो भी ये रेट होता है बैंक के हिसाब से होता है। ठीक है, तो हमें देखना है कि पहले हो क्या रहा है। पहले यहाँ पे ये हो रहा है कि कस्टमर जो है रुपए देगा, बैंक उसको डॉलर देगा, फिर कस्टमर के पास डॉलर आ जाएंगे, फिर उस डॉलर के बिहाफ पे जो है इंटरनेशनल मार्केट में जो है बैंक कस्टमर के बिहाफ पे जो है यूरो खरीद लेगा। ठीक है, ऐसा रहेगा।
मतलब कस्टमर तो इंटरनेशनल मार्केट पे नहीं जाएगा, पर बैंक उसको डॉलर के बदले में जो है यूरो खरीदवा देगा और यूरो से उसकी पेमेंट कर देगा, उसका रेमिटेंस कर देगा। ठीक है, तो अभी पहले पहले इसको मतलब 2 स्टेप में होगा यूरो सॉरी क्रॉस रेट। पहले स्टेप पे कस्टमर के पास जो है रुपीस लेगा और उसको डॉलर देगा। दूसरे स्टेप में डॉलर लेके उसका यूरो खरीद के यूरो की रेमिटेंस कर देगा। तो पहले स्टेप में क्या हो रहा है कि बैंक के पास से डॉलर जा रहा है, क्योंकि बैंक के पास से कोई चीज जा रही है तो ये सेलिंग होता है। जैसे दुकान से कपड़ा जा रहा है, एक ड्रेस जा रहा था, वो दुकान के लिए सेलिंग है। आपकी ग्रोसरी की शॉप है, वहां से 5 किलो चीनी, टमाटर, प्याज, ये चीजें जा रही है, तो उसका मतलब क्या हो रहा है, ये जो है सेलिंग है दुकान के लिए। तो सेम ऐसी बैंक के पास से डॉलर जा रहा है तो वो सेलिंग है, तो यहाँ पे सेलिंग का रेट लगेगा। बाई लो सेल हाई होता है, तो जो हाई है वही वाला सेलिंग रेट रहेगा। इन दोनों में से बड़ा ये रेट है, तो इसीलिए सेलिंग रेट लगेगा, जो कि है $1 इज इक्वल टू 74.8545। ये रेट बैंक उसको बताएगा। ठीक है, यहाँ तक हमें समझ में आ चुका है। और यहाँ पे मैं यूरो का साफ साफ रेट दिया है कि अगर आप लंदन मार्केट में जा रहे हैं तो $1 के लिए आपको कितने यूरो मिलेंगे, ये मिलेगा। ठीक है, ये रेट भी हमें क्वेश्चन में ही दिया है, ये क्वेश्चन का ही पार्ट है। तो आगे हमें बोला है कि अगर हमें एक फॉर $1 वी विल गेट, अगर हम $1 बेचेंगे तो हमें कितने यूरो मिलेंगे, 9027 90297 ये रेट है आपका। ठीक है, 90277 यहाँ पे दिया गया। तो ये रेट हमें जो है वहां का दिया गया। तो अब हम चेन रूल बनाएंगे। ठीक है, तो चेन रूल में हम लोग क्या कर लेंगे फ्रेंड्स कि देखिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, $1 इज इक्वल टू 9.20 यूरो। इसको लिख लेते हैं पहले। देखिए साफ, ये जो क्वेश्चन में दिया था ना $1 इज इक्वल टू यूरो 9.027, ये एज इट इज लिख लिया है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, $1 इज इक्वल टू 0.9027 यूरो। तो सेम इसी चीज को लिखा हुआ है, $1 इज इक्वल टू 0.9027 यूरो। इसको आप कैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे हमने लिखा। ठीक है, अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसी चीज को हमने डिट्टो जो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो क्वेश्चन की चीज को बस लिखा है, बस फर्क कितना लेफ्ट हैंड को राइट हैंड हमने लिखा है, क्योंकि हमें यूरो में चाहिए ना, तो इसलिए हमने यूरो को इधर लिखा है। फिर अब हमें मिला $1। $1 की वैल्यू कितनी थी, तो $1 की वैल्यू रुपीस में थी 74.8545, वो हमने यहाँ भी कैलकुलेट किया था ना। तो $1 के बदले में हम लोग लिखेंगे 74.8545। देखिए यहाँ पे $1 के बदले हमने लिखा 74.8545, ये इसके बदले लिखा और ये सेम रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए इसको थोड़ा इरेज करके थोड़ा सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स, आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पे हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस जो मेन समझने का पॉइंट था ना वो ये था कि ये कहाँ से आया, ये आप समझ गए। तो उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, सिर्फ कैलकुलेशन, उसके अलावा कुछ नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन। ठीक है, इसको एक बार करते हैं, दोबारा लिखते हैं। अब ये रेज हो चुका है, अब हम इसको दोबारा सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में ही दिया है, यहाँ तक आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दिया है $1 इज इक्वल टू 0.9027 यूरो, ऐसे करके आपका दिया हुआ है। ठीक है, अब $1 के बदले कितना दिया हुआ है, मतलब $1 की वैल्यू कितनी है, तो $1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 74.8545। तो $1 के बदले हम लिखेंगे रुपीज 74.8545 रुपीज, ऐसा हम लिख लेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू 9027 यूरो। तो हमें क्या चाहिए, हमें यूरो में रिलेशन जानना। तो €1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये जो है नीचे आ जाएगा। तो 74.8545 डिवाइडेड बाय 0.9027 रुपीज। ठीक है, ये हमारी आ जाएगी €1 की वैल्यू। अब हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेटर ले लेंगे। सो कैलकुलेटर में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे फ्रेंड्स, 74.8545 डिवाइडेड बाय 0.9027, ये वैल्यू कितनी आएगी, 82.92। तो देखिए वैल्यू आपकी आ चुकी है, €1 इज इक्वल टू 82.92 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि अगर कस्टमर को यूरो खरीदना है तो उसको 82.92 रुपीज देना पड़ेगा। इसके साथ ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ये जो आंसर है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। एक और इन्होंने सेकंड न्यूमेरिकल इसका दिया। तो पहले आपको फर्स्ट न्यूमेरिकल समझ में आना चाहिए फ्रेंड्स क्रॉस रेट में, फिर हम लोग सेकंड भी देख लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में यहाँ पे क्या हुआ है, ये दो न्यूमेरिकल्स है, ये पहला है और दूसरा है। तो पहले न्यूमेरिकल्स में क्या हुआ है कि यूएस का सीधे हमें एक रेट दिया हुआ है और उसमें एक बाइंग रेट है, एक सेलिंग रेट है। तो हमें जानना पड़ेगा कि कौन सा बाई है कौन सा सेलिंग है, पर उसको जानने से पहले हमें लिखना आना चाहिए कि इसको लिखते कैसे। तो यहाँ पे लिखा है $1 इज इक्वल टू 74.8450। सो इस वैल्यू को रफ शीट में लिख के इसको सॉल्व कर लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे हमें रेट्स क्या दिया है कि $1 इज इक्वल टू 74.8450 स्लैश 545, ये करके रेट हमें दिया गया था। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इसका जो है
इसको पहले लिखना था सही तरह से। तो 545 इसकी 3 डिजिट को रिप्लेस करेगा तो 74.8450, यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 545 इसको जो रिप्लेस करेगा, बाकी चीजें डिट्टो सेम रहेगी, तो 74.8 तक तो सेम रहेगा, और जो 450 उसके बदले में 545 आएगा। तो इस तरह से इसको लिखा जाता है। तो पहले हमें लिखने का तरीका मालूम होना चाहिए कि इसको लिखा किस तरह से जाता है। मान लीजिए इसके बदले कुछ और होता, कुछ और बोले तो जैसे कि मान लीजिए ऐसा लिखा होता $1 इज इक्वल टू 72.926, और यहाँ पे होता मान लीजिए 1, सिर्फ 1 ही ऐसा लिखा होता है, ठीक है। तो उस केस में क्या कर लेते हैं, जनरली इसको 4 डिजिट तक लिखा जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 926, यहाँ पे 3 डिजिट है ना, मतलब पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक लिया जाता है इसको, ठीक है, 4 डेसिमल। तो यहाँ पे कितने 3 है, तो पीछे एक 0 लगा दीजिए। तो लिखने का तरीका क्या है, 72.9260 लगा देंगे, और ये जो 1 है ये इसके लास्ट डिजिट को रिप्लेस करेगा, बाकी सब सेम रहेगा। सो 72.926 और ये आ जाएगा 1। इस तरह से इसको लिखा जाता है, ठीक है। मान लीजिए कुछ और थोड़ा सा अज्यूम कर लेते हैं। मान लीजिए ऐसे लिखा है $1 इज इक्वल टू 72.9240 स्लैश 0.1, ऐसे लिखा हो मान लीजिए, यहाँ पे पॉइंट लगा रखा पहले से। तो ये जो पॉइंट है इसको रिप्रेजेंट करेगा और बाकी चीजें वहां पे होगी। तो 0.1 लगा है, तो हमें कितनी चाहिए, पॉइंट के बाद हमें 4 डिजिट चाहिए, पर यहाँ तो एक ही है, तो पीछे हम क्या कर देंगे 0 लगा देंगे। तो अगर यहाँ पे कभी आपको पॉइंट दिख जाता है तो 1 2 3, अब ये 4 डिजिट बन चुकी है, तो ये 4 डिजिट इसकी 4 डिजिट को रिप्लेस करेगी, बाकी सब सेम रहेगा। तो इसको लिखने का तरीका है 9240, ये तो सेम रहेगा, और सिर्फ 72 एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है। इस तरह से इसको लिखा जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन में बस आपको ऐसे ही दिखा होगा, इसको इस तरह से लिखना आपको आना चाहिए कैसे लिखा जाता है। उसके बाद इसमें से 2 रेट है, एक ये है एक ये है। इसमें से जो छोटा रेट है वो होगा बाइंग, और जो बड़ा है वो सेलिंग होगा। क्यों, क्योंकि बैंकों का एक ही रूल है, बाई लो सेल हाई, सस्ते में खरीदो महंगे में बेचो। सिर्फ बैंकों का ही नहीं, हर ऑर्गेनाइजेशन का यही रहता है, सेल हाई। तो यहाँ पे क्या होगा 74.8450, 74.8545, इसमें से बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है, तो 8450 छोटा है, ठीक है। क्योंकि ये छोटा रेट है तो इसलिए ये क्या होगा, बाई होगा, बाई लो, जो लो रेट है वो बाई होगा, ठीक है। इसमें से बड़ा वैल्यू ये है तो ये सेलिंग रेट होगा। तो इस केस में क्या हो रहा है, कस्टमर बैंक के पास आ रहा है और वो क्या बोल रहा है कि मुझे जो है यूरो की पेमेंट करनी है, ठीक है। तो कस्टमर बोल रहा है कि मुझे यूरो चाहिए, मुझे यूरो को रिमिट करना है, पैसा भेजना है यूएस, मान लीजिए जर्मनी में भेजना है उसको, ठीक है। तो यूरो जो है कस्टमर को बेचना है। तो अब हम बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि होगा क्या। तो बैंक उसको बोलेगा कि यूरो डायरेक्ट तो नहीं है, तुम पहले डॉलर खरीद लो, और फिर डॉलर के बिहाफ पे जो है यूरो को खरीद के पेमेंट कर दी जाएगी। तो बैंक कस्टमर से क्या लेगा, पहले ले लेगा रुपीस और उसको देगा डॉलर। ये एक काम हो गया। फिर अगले स्टेप में बैंक उससे डॉलर ले लेगा और उसको दे देगा यूरो, और यूरो से जो रेमिटेंस जर्मनी में कर दी जाएगी। तो ये 2 स्टेप में किया जाएगा। इसलिए देखिए एक कॉमन चीज है यहाँ पे डॉलर, तो डॉलर डॉलर जो कॉमन है वो कैंसिल हो जाता है, और हमें यूरो और रुपीस का एक रिलेशन मिल जाता है, इसीलिए इसको क्रॉस रेट बोला गया, ठीक है। तो रुपीस और डॉलर की बात करेंगे, तो रुपीस और डॉलर का रेट क्या दिया है, वो हमें यहाँ पे 2 रेट दिए। इसमें से एक रेट हमें यूज करना है, हम कौन सा लेंगे, हम बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे फ्रेंड्स। तो इस केस में क्या हो रहा है बताइए, बैंक के लिए बाइंग है या सेलिंग है, क्योंकि बैंक को क्या हो रहा है कि जो फॉरेन करेंसी है, बैंक को क्या करना पड़ रहा है, बैंक कस्टमर से क्या लेगा, इस पहले स्टेप में क्या होगा, बैंक कस्टमर से लेगा रुपीस और उसको देगा फॉरेन करेंसी। तो हमें सिर्फ रुपीस को लेने की बात नहीं करनी, हमें देखना है कि बैंक के पास, बैंक की शॉप पे सिर्फ मान लीजिए फॉरेन करेंसी है, ठीक है। तो हमें अज्यूम करना है कि बैंक के पास फॉरेन करेंसी, तो इस केस में क्या होगा, तो बैंक कस्टमर को जो है फॉरेन करेंसी बेच रहा है ताकि कस्टमर के पास डॉलर आ जाए तो वो यूरो खरीद सके। तो इस केस में डॉलर बैंक के पास से जाएंगे। जब कोई चीज आपके पास से जाती है तो उसको आप सेलिंग बोलते हो, ठीक है। कपड़े की दुकान से कपड़ा जाएगा तो सेलिंग है, तो ये बैंक के लिए सेलिंग होगा। तो इसमें से जो सेलिंग रेट है वही हम यूज करेंगे। ये बाई है, ये हमारे किसी काम का नहीं, सिर्फ हम लोग सेलिंग रेट ही यूज करेंगे। तो $1 इज इक्वल टू 74.8545, $1 इज इक्वल टू 74.8545, ये वाला रेट जो है इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। तो बैंक उसको बोलेगा $1 के लिए आपको 74.8545 रुपीज देना पड़ेगा। अब यहाँ पे आगे क्वेश्चन में $1 की वैल्यू भी दी गई है, कितनी दी गई है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए $1 इज इक्वल टू 0.9027 यूरो। अब हम फिर से यही काम कर लेते हैं, $1 के बदले में कितना दिया गया, 0.9027 यूरो। ये आपको किसकी वैल्यू दी गई है, ये आपको $1 की वैल्यू दी गई है। कितनी है वैल्यू, 0.9027 यूरो। तो $1 के बदले हम लिख देंगे 0.9027 यूरो, और इज इक्वल टू के बाद आ जाएगा 74.8545 रुपीज। अब हमें क्या करना है, हमें यूरो चाहिए 1 यूरो, तो ये चीज यहाँ चली जाएगी। तो 1 यूरो इज इक्वल टू 74.8545 डिवाइडेड बाय 0.9027 रुपीज। अब हमने क्या किया था, हमने सिंपल सा कैलकुलेटर लेके इसको सॉल्व किया था। हमने क्या किया था, 74.8545 को डिवाइड किया था 0.9027, हमें मिला था 82.92, यानी 1 यूरो की वैल्यू कितनी हो गई, 82.92 रुपीज हो गई। यानी अगर आपको 1 यूरो चाहिए तो इतना रुपए देना पड़ेगा।
तो पहला यहाँ पे कंप्लीट हो गया 82.92। एक और एग्जांपल है फ्रेंड्स यहाँ पे क्रॉस रेट का। यहाँ पे बोला इफ ए एक्सपोर्ट कस्टमर। अब एक्सपोर्ट किसको बोला जाता है? एक्सपोर्ट कस्टमर उसको बोला जाता है जो कि सामान को इंडिया से बाहर भेज रहा होता है, बेच रहा होता है, उसको बोला जाता है एक्सपोर्ट कस्टमर। सो इसी का दूसरा एग्जांपल क्रॉस रेट का दिया गया है। इफ एक्सपोर्ट कस्टमर हैज ए बिल ऑफ 1 लाख। ये कौन सी करेंसी है फ्रेंड? ये वाला जो साइन है ये पाउंड, ब्रिटेन का जो करेंसी है ना पाउंड स्टर्लिंग, उसका यहाँ पे दिया गया। ठीक है, तो एक जो कस्टमर है उसने कोई सामान बना के मान लीजिए बेचा और उसको बदले में 1 लाख पाउंड मिले, पाउंड स्टर्लिंग मिला। ठीक है, तो वो बैंक के पास गया और बोला कि मेरे पास जो है 1 लाख पाउंड स्टर्लिंग आ चुके हैं, आप मेरे से खरीद लीजिए। तो बैंक हैज टू परचेज पाउंड स्टर्लिंग फ्रॉम हिम। उस कस्टमर से बैंक उसको खरीदेगा एंड गिव एन इक्विवेलेंट अमाउंट इन रुपीज टू कस्टमर। क्योंकि कस्टमर तो इंडिया का है ना, तो उसको पाउंड का कोई काम नहीं है। वो बोलता है कि मेरे पास 1 लाख पाउंड आ चुका है, आप एक काम कर लो, उसको रख लो और बदले में मुझे पैसे दे दो। ऐसे करके कस्टमर बैंक से बोल रहा है। एज्यूम दैट इंटर बैंक मार्केट कोटेशन। तो यहाँ पे जो स्पॉट रेट है आपको ये दिया गया है। ठीक है, तो $1 का वैल्यू ये रुपए में आपको दिया गया है। और जो लंदन मार्केट है वहां पे आपको पाउंड और डॉलर का रेट दिया गया। तो जो इंडियन मार्केट है, इंडियन मार्केट में आपको क्या मिला? डॉलर और रुपीस का रिलेशन मिला। और जो इंटरनेशनल मार्केट है, लंदन मार्केट है, वहां पे आपको डॉलर और पाउंड का रेट मिल चुका है। अब यहाँ पे इसकी हेल्प से हमें जो है रेट बताना है कि हम कस्टमर का जो पाउंड है कितने रुपए में उसको खरीदेंगे। ठीक है, तो ये हमें रेट यहाँ पे कैलकुलेट करना है। इस केस में भी फ्रेंड्स हमारी दो ट्रांजेक्शन होगी कि कस्टमर के पास आ चुके हैं 1 लाख पाउंड। कितना पैसा आ चुका है कस्टमर के पास? 1 लाख पाउंड उसको मिल चुका है। ये बहुत बड़ा रकम होता है। तो कस्टमर के पास फाइनली आ चुके हैं कितने? 1 लाख पाउंड। तो बैंक क्या करेगा कि जो 1 लाख पाउंड है कस्टमर से क्या करेगा बैंक खरीदेगा। ठीक है, कस्टमर से बैंक क्या करेगा? खरीदेगा। तो बैंक के लिए क्या है? ये एक स्टार्टिंग में ये खरीदना है। तो बैंक पहले कैसे खरीदेगा उसको हम शुरू कर लेते हैं। एक और बात फ्रेंड्स यहाँ पे इसको समझने के लिए कि बैंक के पास कस्टमर के 1 लाख पाउंड है। ठीक है, बैंक के पास पाउंड नहीं है, वो बैंक लंदन मार्केट से खरीदेगा। ठीक है, अभी बैंक के पास पाउंड नहीं, बैंक के पास है डॉलर और रुपीस। तो बैंक के पास है डॉलर, यानी बैंक क्या कर सकता है? डॉलर खरीद सकता है और बदले में कस्टमर को रुपीस दे सकता है। यानी बैंक जो है इस रिलेशन को फॉलो कर सकता है, यानी डॉलर और रुपीस है बैंक के पास, बट बैंक के पास जो है पाउंड नहीं है। तो उस केस में क्या करेगा बैंक की जैसे कई बार दुकान होती है, जैसे आप दुकान में कोई सामान मंगवाते हैं। ठीक है, दुकान से आप कोई सामान लेते हैं और आप बोलते हैं कि मुझे सामान चाहिए। तो इसको बहुत सिंपल से दुकान के एग्जांपल से आप समझेंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना एक चीज हो रही है जो कि आपको समझने के लिए ये एग्जाम्पल देना जरूरी है। तो फ्रेंड्स मान लीजिए आप किसी दुकान पे गए। ठीक है, मान लीजिए वो किताब की दुकान है, वहां पे आपको बुक्स चाहिए अच्छी अच्छी। तो आपने किसी बुक्स का नाम लिया और इस दुकान में आप कई सालों से जा रहे हैं, तो दुकानदार काफी अच्छा है और आपकी बहुत अच्छी बात होती है और वो जो है आपको कुछ बुक्स खरीदनी है। तो आपने मान लीजिए कोई बुक्स बोली और कोई एक बुक बोली मान लीजिए, और आपने दुकान वाले को बोला कि मुझे बुक चाहिए। तो उस दुकानदार ने बोला कि ये बुक तो मेरे पास नहीं है, ऐसा करके उसने आपको बोला। ठीक है, ठीक है। फिर आपने बोला कि क्या आप अरेंज कर सकते हो। तो वो जो दुकान है उसी के बगल में मान लीजिए एक दूसरी दुकान है। ये दुकानदार वहां पे गया। इस दुकानदार का नाम है मान लीजिए ए और बगल वाले के दुकानदार का नाम है मान लीजिए बी। ये वहां पे गया और इसने बोला कि क्या ये बुक है। ठीक है, ये बुक दिखा के। तो एक बात बताइए कि जो बी है ये इस दुकानदार से कौन सा रेट लेगा? बाई रेट लेगा या सेलिंग रेट लेगा? तो देखा जाए तो ये जो दुकानदार है, अभी तो ये दुकानदार है, बट बी की दुकान में ये ग्राहक है। ये जो रेट ग्राहक को लगाता है, मान लीजिए ये इसके पास वो बुक है और वो बुक मान लीजिए 100 रुपए में बेचता है। ठीक है, खरीदता वो मान लीजिए 90 में और 100 रुपए में बेचता है। तो मान लीजिए कि जो बी है वो इसको 90 रुपए का रेट लगाएगा, 100 रुपए का। ये जो ए है, ए भले यहाँ पे अपनी दुकान में दुकानदार और यहाँ पे मान लीजिए 90 और 100 के रेट है। तो जब भी ए कोई बुक खरीदेगा तो 90 में खरीदेगा, 100 में बेचेगा। ठीक है, ये ए की दुकान का रूल है। और बी की दुकान का भी वही रूल है, 90 और 100। कुछ बुक कोई भी बुक खरीदनी है तो 100 रुपए में बेचेगा, और अगर दुकान को बेचनी है, मतलब दुकानदार अगर आपसे खरीद रहा है तो आपको 90 में खरीदेगा और आपको 100 रुपए में बेचेगा। ये कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये जो ए दुकानदार है वो बगल की दुकान में आपकी बुक का पता करने गया, तो बी उसको किस रेट पे लगाएगा? 90 लगाएगा, 100 लगाएगा? तो नॉर्मल सी बात है, बी के लिए जो ए दुकानदार है वो है ग्राहक। तो बी जो रेट सबको लगाता है, कस्टमर्स को लगाता है, सेम वही रेट ए को लगाएगा। यानी बी यहाँ पे उसको 100 रुपए के हिसाब से बुक बेचेगा, ना कि 90 के हिसाब से। यानी ए के लिए जो दूसरी मार्केट है, ए के लिए जो दूसरी मार्केट है वहां पे वो ग्राहक है। वहां पे वो क्या है? ग्राहक है। वहां पे जो रेट दिया है वो उस बैंक ने अपने हिसाब से दिया है। तो उस बैंक के हिसाब से क्या है, इस बैंक के लिए क्या है, भले ये
खुद के लिए बुक नहीं ले रहा, ये बुक ले रहा है अपने ग्राहक के लिए, ठीक है, क्योंकि ग्राहक कई सालों से उसके पास आ रहा है, तो जस्ट अपनी एक अच्छी ब्रांड इमेज बनाने के लिए कि मेरे पास नहीं है फिर भी मैं अरेंज कर देता हूँ, तो इससे इसको कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो 20 से 100 में बुक खरीद के 100 में ही इसको देगा, तो इसको कोई फायदा नहीं होगा, बट एक ब्रांड वैल्यू इसकी बन जाएगी कि मैं अरेंज करके दे रहा हूँ, एक अच्छा रिलेशन कस्टमर के साथ बन जाएगा। तो सेम वही चीज यहाँ पे भी होने वाली फ्रेंड्स, कि आपके पास आपको कस्टमर दे रहा है 1 लाख पाउंड, ठीक है, तो जो 1 लाख पाउंड कस्टमर आपको दे रहा है, इस 1 लाख पाउंड तो बैंक के पास है ही नहीं, तो बैंक क्या करेगा, बैंक के पास तो डॉलर है, बैंक के पास तो है ही नहीं, और कस्टमर बोल रहा है कि 1 लाख पाउंड लो और मुझे दे दो रुपीस, वो ऐसे करके रुपए मांग रहा है, मेरे अकाउंट में रुपए क्रेडिट कर दो, पर उसको 1 लाख पाउंड कहाँ से मिले? उसने क्या किया, एक्सपोर्ट किया, मान लीजिए ब्रिटेन में कुछ एक्सपोर्ट किया और वहां के पर्सन ने 1 लाख पाउंड इसको भिजवाया। एक्सपोर्ट होता है कोई सामान बना के किसी बाहर कंट्री में बेचना, तो हमारा जो ए था, कस्टमर का नाम मान लीजिए हम लोग ए रख लेते हैं, तो मान लीजिए जो ए था उसने कुछ सामान बना के यूएसए में बेचा, बदले में उसको मिला 1 लाख पाउंड, पर वो तो इंडिया में काम करता है, इंडिया में उसका दुकान है, घर है, इंडिया में है, तो उसको पाउंड नहीं चाहिए, उसको चाहिए रुपीस, तो बैंक गया और बोला कि मुझे चाहिए 1 लाख पाउंड, सॉरी मेरे पास है 1 लाख पाउंड और मुझे दे दीजिए रुपीस। तो बैंक ने सोचा मेरे पास तो पाउंड है नहीं, पर मैं एक काम करता हूँ, मैं लंदन मार्केट से पाउंड को खरीद लूंगा डॉलर देके, बैंक के पास है डॉलर, ठीक है, और लंदन मार्केट में रुपीस नहीं चलता, वहां पे डॉलर वही की फॉरेन करेंसी चलती है। तो बैंक ने सोचा, ये जो बैंक है मान लीजिए बैंक का नाम है एसबीआई, तो एसबीआई ने सोचा कि मैं ए से काम कर लेता हूँ, 1 लाख पाउंड खरीद लेता हूँ, ठीक है, और उसके बदले में मैं क्या कर लूंगा, कि मैं क्या करूंगा, पाउंड के बदले में मेरे पास तो डॉलर है ही, तो मैं एक काम कर लूंगा, डॉलर देके, सॉरी पाउंड देके डॉलर खरीद लूंगा, ठीक है, ऐसा उसने सोचा कि पाउंड देके, कहाँ पे, लंदन मार्केट में पाउंड देके मैं डॉलर खरीद लूंगा, और फिर डॉलर और रुपीस का रेट तो मेरे पास है ही, मैं वो डॉलर के हिसाब से फिर जो है उसको रुपीस क्रेडिट करता हूँ, ऐसा इसने सोचा। तो यहाँ पे दो रेट हो जाएंगे, दो अलग अलग मार्केट होगी, एक होगी लंदन की मार्केट, एक होगी इंडिया की इंटरबैंक मार्केट, जनरली मुंबई मार्केट ऐसे रहता है, तो यहाँ पे दो चीजें होंगी, तो इसलिए ये आपका क्रॉस रेट का क्वेश्चन है। तो जब वो यहाँ पे खरीदने जाएगा, जब वो यहाँ पे खरीदने जाएगा तो बैंकों पे कौन सा रेट लगेगा, तो यहाँ पे जो रेट दिया गया होगा लंदन मार्केट में वो वहां के बैंक के हिसाब से दिया होगा, और अगर ये बैंक वहां जाके पाउंड ले रहा है और बदले में उसको डॉलर चाहिए, तो उस बैंक के हिसाब से वो पाउंड क्या है, वो है सेलिंग रेट, ठीक है, उस तरह से हमें एज्यूम करना है। चलिए अब हम क्वेश्चन पे ही आ जाते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए, तो थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे दो मार्केट कैसे कैसे इन्वॉल्व हो रही है। तो यहाँ पे उसके पास बिल है और बिल का वैल्यू कितना है, वो है 1 लाख पाउंड। तो 1 लाख पाउंड के लिए बैंक को क्या करना होगा कि बैंक हैज टू परचेज पाउंड स्टीलिंग फ्रॉम हिम, तो बैंक क्या करेगा, कस्टमर से 1 लाख पाउंड ले लेगा एंड गिव एन इक्विवेलेंट अमाउंट इन रुपीज टू द कस्टमर, और उसको उतना पैसा रुपए में देगा। हम एज्यूम करेंगे कि इंटरबैंक मार्केट के रेट्स ये दिए गए हैं, तो इंटरबैंक मार्केट का रेट क्या है, देखिए डॉलर और रुपीस का सीधा रेट है, और दूसरा जो लंदन बैंक मार्केट का रेट है वहां पे आपका पाउंड और डॉलर का रेट है। तो यहाँ पे सीधा सीधा पाउंड और रुपीस का रेट तो नहीं दिया, यहाँ पे डॉलर और रुपीस का दिया है, डॉलर और रुपीस का दिया है, और यहाँ पे आपका पाउंड और पाउंड का साइन ये है, ऐसा कुछ पाउंड और डॉलर का रेट दिया। तो हमें किसका रेट चाहिए, हमें रुपीस और डॉलर का रेट चाहिए, तो यहाँ पे पाउंड पाउंड आपका कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। अब हमें रेट्स देखने की कौन कौन से रेट्स यूज होंगे। तो पहले बैंक के पास क्या है, कस्टमर ने उसको 1 लाख पाउंड दिए, तो पहले बैंक के पास पाउंड है, तो देखिए द बैंक हैज टू सेल पाउंड इन लंदन मार्केट एट दिस रेट, तो बैंक क्या करेगा, पाउंड लेके जाएगा कहाँ पे, कौन से मार्केट पे पाउंड को बेचा खरीदा जा रहा है, तो यहाँ पे तो जो बैंक की मार्केट है वहां पे तो बैंक के पास सिर्फ डॉलर और रुपीस है, तो पाउंड के लिए उसको लंदन मार्केट में जाना पड़ेगा, ठीक है, दूसरी मार्केट में जाएगा, ये लंदन मार्केट में बाकी बैंक उसको मैनेज कर रहे हैं और ये हमारा बैंक एक तरह से वहां पे ग्राहक है, कस्टमर है, तो वो 1 लाख पाउंड लेके जाएगा और बोलेगा कि मुझे डॉलर दे दो, तो यहाँ पे वो रेट बताया उन्होंने। तो रेट क्या बताया पाउंड मार्केट में, उन्होंने रेट बताया यहाँ पे फ्रेंड्स, 1 पाउंड इज इक्वल टू डॉलर है 1.272040, ये कहाँ का रेट है, ये लंदन में जो मार्केट है ना, इंटरनेशनल मार्केट, वहां का ये रेट है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है, शुरू कर लेते हैं यहाँ पे। तो क्या रेट था वहां पे मार्केट में, तो फ्रेंड्स जो 1 पाउंड है, पाउंड का साइन कुछ ऐसा था ना आपका फ्रेंड्स, ये ऐसा कुछ, तो 1 पाउंड का रेट उन्होंने बताया डॉलर 1.2720/40, ये वैल्यू देखिए दी गई है आपको, हाँ 1.272040, और ये लंदन मार्केट का रेट आपको दिया गया, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे अगर बैंक 1 लाख पाउंड लेके गया है, बैंक के पास क्या है, बैंक के पास है 1 लाख पाउंड, तो बैंक जो 1 लाख पाउंड लेके वहां पे गया है, उसके बदले में बैंक को क्या चाहिए, बैंकों को चाहिए डॉलर, वो ये लेके गया और उसको डॉलर चाहिए, तो वो मार्केट में जाके बोल रहा है कि इसमें से बताइए कौन सा रेट बैंक के ऊपर लगेगा, ये वाला ये वाला, पहले हम इसको सही तरह से लिख लेते हैं। तो इसको लिखने का तरीका क्या फ्रेंड, 1.2720 स्लैश ये जो 40 है इसकी टू डिजिट को ये रिप्लेस कर देगा, तो ये इसको हम लिखने का तरीका क्या है, ये सेम रहेगा, ठीक है, तो 1.2720 के बदले हम लोग लिख लेंगे 40, ठीक है। तो दो रेट यहाँ पे आ चुके हैं, 1 पाउंड
इज इक्वल टू डॉलर में ये रेट लिखा गया 1.2720 1.2740। इसमें से कौन सा रेट है बाई और कौन सा रेट है सेलिंग, ठीक है। तो जो छोटा होता है वो बाई होता है और जो बड़ा होता है वो सेलिंग होता है। तो 1.2720 में से छोटा रेट कौन सा ये है और बड़ा रेट कौन सा है ये है, ठीक है। तो जो छोटा रेट है वो बाई होगा और जो बड़ा रेट है सेल होगा। लेकिन ये कौन से बैंक के लिए, ये लंदन मार्केट के जो बैंक है ये उनके लिए, तो हमें उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा कि उनके लिए बाई है सेल है, ठीक है। तो देखिए अब हमें चाहिए 1 पाउंड, तो 1 पाउंड क्या है यहाँ पे हमारा बेस करेंसी है, ये क्या हमारा बेस करेंसी। तो 1 पाउंड कस्टमर लेके गया 1 पाउंड, सॉरी 1 लाख पाउंड। तो कस्टमर कौन है, कस्टमर हमारा बैंक है। बैंक को 1 लाख पाउंड जो कस्टमर से मिले वो यहाँ पे बेचना है और बदले में उसको क्या चाहिए, उसको डॉलर चाहिए। तो हमारे बैंक के लिए क्या है और उन बैंकों के लिए क्या है, तो वो बैंक कौन सा रेट लगाएंगे, जो लंदन बैंक के, जो लंदन में जो बैंक होंगे, इस मार्केट के बैंक होंगे, वो कौन सा रेट लगाएंगे। तो हमारा एसबीआई बैंक गया है और वहां पे मान लीजिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक बेच रहा है, तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने अपना रेट बताया लंदन बैंक मार्केट में। तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड का रेट है बाई। अगर ये जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक आपसे कुछ बाई करेगा तो इस रेट पे करेगा, अगर आपको कुछ सेल करेगा तो इस रेट पे करेगा। यानी अगर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक आपसे ये पाउंड बाई करेगा तो आपको इस रेट पे बाई करेगा, अगर पाउंड सेल करेगा तो इस रेट पे करेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में एसबीआई बैंक 1 लाख पाउंड कस्टमर के लेके गया और वो इसको क्या कर रहा है, दे रहा है। तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड के लिए 1 लाख पाउंड क्या है, वो उसके लिए बाई है। ये जो बेस है ना उसके हिसाब से देखना है। तो जो बेस रेट है जो कि पाउंड है, तो पाउंड क्या है स्टैंडर्ड चार्टर्ड के लिए, जो बेस पाउंड है वो क्या उसके पास आ रहा है या जा रहा है। तो नॉर्मल सी बात है, बैंक उसको 1 लाख पाउंड लेके दे रहा है, तो उस वो जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है उसके पास ये आ रहा है, क्या आ रहा है, 1 लाख जो पाउंड है वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड के पास आ रहा है। तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड के पास कोई चीज आ रही है तो इस स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के लिए ये क्या हो जाएगा, बाई। जब कोई चीज आपके पास आती है तो आपके पास होता है बाई। तो एक तरह से स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक 1 लाख पाउंड एसबीआई से बाई कर रहा है। ये एसबीआई के भी नहीं है, एसबीआई को कस्टमर से मिले तो वो बाई कर रहा है। तो ये बाई कर रहा है तो ये बाई का रेट लगेगा। बाई का रेट क्या होगा, बाई लो सेल हाई। तो आपको एक बात नोट करने वाली है कि बैंक भी, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, दुकान भले ही ए और बी दुकानदार अलग अलग दुकानदार है, पर ए दुकानदार कस्टमर के लिए तो दुकानदार है, ठीक है। पर बी दुकान में अगर वो गया तो ए दुकान बी दुकान में ग्राहक, इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमें किस बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, एसबीआई या स्टैंडर्ड चार्टर्ड। हमने जैसा कि पहले भी कहा था फ्रेंड्स कि हमें हमेशा सिर्फ बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, किस बैंक ने रेट कोट किया। तो ये रेट जो कोट किया गया लंदन बैंक मार्केट वहां के बैंक ने दिया, तो जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है हमें उसके हिसाब से देखना, ना कि एसबीआई। क्यों, क्योंकि एसबीआई यहाँ पे सिर्फ एक कस्टमर के तौर पर, वो एक प्रोडक्ट अपना बेचने गया इस बैंक को, तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड के हिसाब से सोचना पड़ेगा, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड एसबीआई और कस्टमर होता तो एसबीआई ने जो रेट कोट किया वो अपने हिसाब से किया, तो वहां पे एसबीआई की चलेगी। पर यहाँ पे एसबीआई जो पाउंड लेके गया, एसबीआई एज ए कस्टमर गया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो रेट लगाएगा एसबीआई को, वहां पे वो जो रेट लगाएगा एसबीआई को उसी रेट पे उसको बेचना है, खरीदना पड़ेगा। इस केस में जो है एसबीआई अपना 1 लाख पाउंड बेचना है, तो कुल मिलाकर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि हमें एसबीआई के हिसाब से नहीं बल्कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड के हिसाब से सोचना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड की नजरों में ये क्या है, 1 लाख पाउंड आ रहा है, तो उनके पास कोई चीज आएगी तो उनके लिए बाई होगा। तो बाई लो सेल हाई, तो उसमें से जो छोटा रेट है उस रेट पे बाई होगा। तो 1 पाउंड को वो बाई करेगा कितने रेट में, 1.2720 डॉलर में। तो हमारे पास कितने पाउंड है एसबीआई के पास, एसबीआई के पास है 1 लाख पाउंड, तो 1 लाख पाउंड के बदले में कितने डॉलर मिलेंगे, 1.2720 इंटू में 1 लाख, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग कैलकुलेटर में इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको कैलकुलेट करने से पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं, चाहे तो आप इसको कैलकुलेट करके भी कर सकते हैं, पर हमें एक रेट मिल चुका है, 1 पाउंड इज इक्वल टू दिस मच डॉलर, ठीक है। तो ये रेट हमें मिल चुका है फ्रेंड्स कि 1 पाउंड की वैल्यू जो है 1.2720 डॉलर हो चुकी है, यानी बैंकों को एसबीआई को ये रेट मिल चुका है। अब हमारे को क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि डॉलर और रुपीस का क्या रेट है, ठीक है। तो डॉलर और रुपीस का क्या रेट है उसके लिए हम फिर से क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया कि बैंक हैज टू सेल, जो ये पाउंड था वो लंदन मार्केट में बैंक सेल करेगा किस रेट पे, यूएस 1.2720 द मार्केट बाइंग रेट। बैंक भले ही वहां पे कस्टमर के बिहाफ पे सेल कर रहा है, पर वो जो लंदन बैंक में जो भी मार्केट में जो लोग होंगे, सो लंदन बैंक की मार्केट के जो लोग होंगे वो क्या करेंगे, उसको अपने बाई रेट पे लगाएंगे। तो मैंने आपको बताया कि क्यों ये 1.2720 का रेट आया, ये मैंने आपको फ्रेंड पूरा अच्छी तरह से अभी एक्सप्लेन किया कि यही वाला रेट क्यों आया है, ये वाला क्यों नहीं आया, क्योंकि उनके हिसाब से जो लंदन बैंक की मार्केट के जो जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का रेट है, ठीक है, तो उसके हिसाब से तो ये क्या हो रही है, बाई ट्रांसफर हो रही है, तो इसलिए ये वाला रेट आया। भले ही हमारा बैंक उसको सेल कर रहा है, पर हमें अपना बैंक के हिसाब से नहीं सोचना, एसबीआई एज ए कस्टमर जा रहा है वहाँ पे, ठीक है, अपना प्रोडक्ट लेके जा रहा है कि 1 लाख पाउंड रख लीजिए, बदले में हमें डॉलर दे दीजिए, ऐसा वो बोल रहा है। तो इन्होंने अपना रेट लगाया 1 पाउंड इज इक्वल टू 1.2720 डॉलर, ठीक है, ये हो गया। अब हमें आगे क्या करना है, यहाँ तक हो चुका है कि
देखिए ये लिखा है कि एक पाउंड को जो है, एक पाउंड का वैल्यू है $1.2720, तो इसको हम लिख लेते हैं। एक पाउंड, पाउंड का साइन कुछ ऐसा है, $1.2720 ये हो चुका है, ठीक है। सो फ्रेंड्स आगे क्या होगा कि हमें जो है डॉलर का रेट जानना होगा कि डॉलर और रुपीस का रेट क्या है, क्योंकि डॉलर से रुपीस का रेट हमें पता लगेगा तो हम सीधे ही जो है पाउंड और रुपीस का रेट कस्टमर को बोल के उससे हम लोग पैसा ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आगे रेट हमें क्या दिया है, ये तो हमें लंदन मार्केट का रेट पता लगा। अब इंडियन मार्केट का रेट क्या है, $1 इज इक्वल टू 74.8450545, ये हमारे इंडियन मार्केट का रेट है। तो हम क्या कर लेंगे, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं कि क्या इंडियन बैंक मार्केट का क्या रेट चल रहा है, ठीक है, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे रेट चल रहा है फ्रेंड्स, ब्लैक पेन से, तो यहाँ पे देखिए ये इंडियन मार्केट है, ये लंदन मार्केट का काम हो चुका है। अब हम स्टेप 1 जो है इंडियन मार्केट का काम देखेंगे। तो $1 का वैल्यू है 74.8450, और जो 545 है इसकी 3 डिजिट को रिप्लेस करेगा, बाकी चीजें सेम रहेगी। सो 74.8545, इसमें से एक बाइंग रेट है, एक सेलिंग रेट है। तो जो छोटा है वो बाइंग रेट है, 74.8450 ये छोटा है तो ये बाई रेट हो जाएगा, और ये बड़ा है तो ये सेलिंग रेट हो जाएगा, ठीक है। अब हमें देखना होगा कि हमारा जो एसबीआई बैंक है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बाई है, सेल है। तो आप क्या कर रहे हैं, अब एसबीआई बैंक क्या कर रहा है कि जो डॉलर है, कस्टमर के बिहाफ पे जो डॉलर है, डॉलर को बैंक ले रहा है और उसको क्या दे रहा है, कैश दे रहा है। बैंक क्या कर रहा है, डॉलर ले रहा है और कैश दे रहा है। तो हमें डॉलर जो है बेस करेंसी के हिसाब से सोचना है कि जो डॉलर है बैंक के पास से जा रहे हैं या बैंक के पास आ रहे हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या कि हमने पहले आपका जो है हमें $1 कितने रुपए है ये देखना पड़ेगा, और इस टाइम पे बैंक क्या कर रहा है, तो बैंक के पास पहले था कस्टमर का पाउंड, तो बैंक ने पाउंड को लेके जो है उसको डॉलर में एक रेट बताया, ठीक है, ये रेट बताया। अब बैंक क्या करेगा कि बैंक जो है कस्टमर से क्या करेगा, अब हमें डॉलर और रुपीस का रेट जानना है। तो इस केस में जो डॉलर कस्टमर के बिहाफ पे मिल चुके हैं बैंक को पाउंड और डॉलर के थ्रू, अब बैंक क्या करेगा कि कस्टमर को चाहिए रुपीस, क्या चाहिए, रुपीस, तो बैंक डॉलर लेगा और उसको रुपीस देगा। तो इस केस में बैंक के लिए बाई हो रहा है कि सेल हो रहा है, क्योंकि बैंक जो है जो बेस करेंसी है, जो डॉलर है यहाँ पे, जो डॉलर जैसे $1 ये रेट दिया ना, तो ये डॉलर आपकी बेस करेंसी, तो बेस करेंसी क्या हो रहा है, बैंक के पास से जा रहा है, और बदले में जो है, सॉरी, बेस करेंसी बैंक के पास आ रहा है, और बदले में क्या हो रहा है, बदले में जो है कैश कस्टमर को मिल रहा है। तो इस केस में बैंक क्या कर रहा है, डॉलर को खरीद रहा है। पर बैंक डॉलर को कैसे खरीद रहा है, बैंक को तो पाउंड खरीदना था, पर पाउंड का कोई डायरेक्ट रेट नहीं था, तो बैंक ने कस्टमर का पाउंड लेके जो है डॉलर लिया। अब कस्टमर के पास डॉलर नहीं है, अब कस्टमर के पास पाउंड नहीं है, डॉलर ऐसे मान लीजिए, क्योंकि कस्टमर के पास 1 लाख पाउंड था, उसके बदले में $1.2720 कस्टमर के पास आ चुका है। चाहे तो आप इसको कैलकुलेट भी कर लीजिए, एक पाउंड के बदले $1.2720 है, तो 1 लाख के बदले क्या हो जाएगा, तो 1 लाख इंटू $1.2720, यानी कस्टमर के पास जो 1 लाख पाउंड था उसके बदले अब उसको ये डॉलर मिल चुका है, तो ये वैल्यू कस्टमर को मिल चुकी है, अब उसके पास डॉलर है। तो बैंक की जो दुकान है, एसबीआई की दुकान है, वहां तो आसानी से डॉलर रुपी का रिलेशन है, यही तो रिलेशन है, $1 इज इक्वल टू 74.8450, 74.8545। पर ये तो एसबीआई ने खरीदा था, एसबीआई सिर्फ वहां पे एजेंट बन के किया। जैसे मैंने आपको बुक का एग्जाम्पल दिया कि ए जो दुकान थी उसने बी दुकान से जो $100 की बुक खरीदी, उसने खुद के लिए नहीं खरीदी, वो कस्टमर के लिए खरीदी। तो वो जो डॉलर मिला वो बैंक का नहीं है, वो कस्टमर का भी, बस फर्क इतना वो कन्वर्ट हो गया, पहले 1 लाख पाउंड था, वो 1 लाख इंटू $1.2720 बन चुका। अब ये डॉलर बैंक खरीदेगा, क्यों, क्योंकि बैंक की इस दुकान में आसानी से डॉलर रुपीस का रिलेशन है, ये इंडियन मार्केट जो एसबीआई है वहां पे डॉलर रुपीस का रिलेशन दिया। तो इस केस में जो कस्टमर है उसका जो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय $1.2720 है, ये बैंक खरीदेगा, बदले में उसको रुपीस क्रेडिट करेगा। तो बैंक के पास फॉरेन करेंसी आ रही है कि जा रही, तो जो बेस करेंसी डॉलर वो बैंकों के पास आ रहा है, तो इसीलिए बैंकों के लिए ये हो जाएगा बाई ट्रांजेक्शंस। क्योंकि बैंकों के लिए ये बाई होगा तो बाई लो सेल हाई, इसमें से जो छोटा रेट है ये रेट लगेगा, तो इस रेट पे बैंक डॉलर खरीदेगा और उसको रुपए देगा। तो देखिए $1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 74.8450, वही लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए। हाँ, तो बैंक क्या करेगा, ये जो भी इसको डॉलर मिला उसको डिस्पोज करेगा किस रेट पे, $1 इज इक्वल टू 74.845। ये रेट क्यों आया, हमने ये क्यों नहीं लिया, उसका रीजन आपको मालूम होना चाहिए फ्रेंड्स। क्योंकि जो एसबीआई लंदन मार्केट में गया तो वहां पे एज कस्टमर गया था, तो लंदन मार्केट में जो रेट था वो रेट उसको सिर्फ देना पड़ा। पर अब जो है पैसा कस्टमर को मिल चुका है, एक तरह से डॉलर मिल चुका है। अब डॉलर की मार्केट में एसबीआई एक बैंक है, तो बैंकों के लिए ये बाई है, क्यों, क्योंकि एसबीआई के पास डॉलर आ रहे हैं और बदले में एसबीआई को कैश दे रहा है। क्यों, हमें कैश से मतलब नहीं, हमें सिर्फ फॉरेन करेंसी से मतलब है। तो बैंक के पास फॉरेन करेंसी आ रही है, जब आपके पास फॉरेन करेंसी आती है तो ये बाई ट्रांजेक्शन होगा, तो बाई लो सेल हाई, इसमें से जो छोटा है वो हम यूज करेंगे। सो 74.8450 को हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या था, 1 पाउंड इज इक्वल टू $1.2720, तो इसको लिख लेते हैं, 1 पाउंड इज इक्वल टू $1.2720,
ठीक है, तो ये जो डॉलर है इसके बदले में कितना हमें रुपीस मिला है, $1 इज इक्वल टू 74.8450 रुपीस। हम ये वाला रेट लेंगे, ठीक है, 74.8450 रुपीस ये रेट लेंगे, ये नहीं लेंगे। ये क्यों नहीं लेंगे, वो इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये सेलिंग रेट है। बैंक आपसे सेल नहीं कर रहा, आपसे बाई कर रहा है फॉरेन करेंसी। आपके पास जो 1 लाख इंटू 1.2720 डॉलर है ना, वो बैंक बाई कर रहा है, तो इसलिए बैंक बाइंग रेट लगाएगा। सो $1 इज इक्वल टू 74.8450 हो जाएगा, ठीक है। तो $1 के बदले हम लिखेंगे 74 पॉइंट, ये वाला वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, 74.8450 डॉलर, सॉरी रुपीस। अब हम देखिए यहाँ पहुंच चुके हैं। 1 पाउंड इज इक्वल टू 1.2720 डॉलर था, तो उस डॉलर को हटा के हमने रुपीस में कन्वर्ट किया इसको। तो $1 की वैल्यू कितनी है, 74.8450 रुपीस है, तो ये वैल्यू हमें रुपीस में मिल जाएगी। अब हम फिर से एक बार कैलकुलेटर ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या रहेगा फ्रेंड्स, 1.2720 इंटू 74.8450, तो ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 95.2028, ठीक है। 4 डिजिट तक लेते हैं ना, तो उसमें 4 को इग्नोर कर देंगे, तो 95.2028 आ जाएगा। तो 1 पाउंड के बदले में इतना रुपए जो है बैंक देगा। तो कस्टमर के पास कितने, 1 लाख पाउंड है, तो 1 पाउंड के बदले में बैंक उसको 95.2028 रुपीज देगा। तो कस्टमर के पास था 1 लाख पाउंड, तो 1 लाख पाउंड के बदले कितना हो जाएगा, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 95.2028। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करना चाहें तो कितना आएगा, फिर से हम कैलकुलेटर ले लेते हैं। तो हम लोग 1 लाख, क्योंकि 1 लाख पाउंड था ना, मल्टीप्लाई बाय 95.2028, तो ये आएगा 95 लाख 95,20,280। तो इतने रुपए कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे, ठीक है। इतने रुपए कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे और बदले में जो 1 लाख पाउंड था वो बैंक के पास आ जाएगा, तो बैंक ने खरीद ली। तो इसके साथ ही क्रॉस स्टेट की ट्रांजेक्शन यहाँ पे कंप्लीट इसमें हो गई। आई होप फ्रेंड्स आपको क्रॉस रेट के ऊपर हमने मुश्किल से, मुझे लगता है कि हमने जो है 2 न्यूमेरिकल्स को समझे, पर उस कंसेप्ट को समझने में भले ही आपका मुश्किल से एक पेज में भी कवर नहीं हो रहा, पर इसके कंसेप्ट को समझने के लिए हमें पूरा आधा घंटे से ऊपर का टाइम लगा। बट आपका कंसेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होगा तो क्रॉस रेट के कोई भी न्यूमेरिकल्स को आप आसानी से क्लियर कर सकते। तो यहाँ पे हमने जो सेकंड वाला जो न्यूमेरिकल था ना, इसमें यहाँ हमने देखा कस्टमर के पास था पाउंड, तो कस्टमर अपना पाउंड लेके गया, एसबीआई के पास बोला कि ये पाउंड ले लो, मुझे रुपए दे दो। तो एसबीआई ने बोला हमारे पास तो ऐसा कोई रेट ही नहीं है, हमारे पास तो डॉलर और रुपीस का रेट है, हमारे पास तो पाउंड नहीं है। तो कस्टमर ने बोला थोड़ा कुछ अरेंज करा दो। तो बैंक ने बोला ठीक है, हम तुम्हारे पाउंड लेके जाएंगे लंदन मार्केट में, और लंदन मार्केट से हम जो है डॉलर खरीदेंगे, और फिर जो है डॉलर लेके हम आपको रुपए दे देंगे। तो कस्टमर इसके लिए एग्री हो गया। तो बैंक ने क्या किया, उसका जो 1 लाख डॉलर है वो गया लंदन मार्केट में लेके। तो लंदन मार्केट में जो रेट चल रहा था वो चल रहा था 1 पाउंड इज इक्वल टू डॉलर 1.272040। तो इसको अगर हम सही तरह से लिखना चाहे तो ये हो जाएगा 2720/2740। तो इसमें से जो छोटा है ये बाई रेट और जो बड़ा है ये है सेलिंग रेट। तो जो लंदन मार्केट है वहां पे जो एसबीआई एज ए कस्टमर गया, क्योंकि ये रेट वहां के बैंकों ने कोट किया है। मान लीजिए वहां का बैंक है स्टैंडर्ड चार्टर्ड, तो ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने कोट किया, चाहे एसबीआई आए कोई कस्टमर आए, सबको इसी रेट पे कोट करता है। तो अगर स्टैंडर्ड चार्टर्ड कुछ खरीदेगा आपसे तो वो आपको इस रेट पे खरीदेगा, अगर आपको कुछ बेचेगा तो इस रेट पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए ये रेट किसका, ये है आपका पाउंड का। तो अगर पाउंड ये खरीद रहा है स्टैंडर्ड चार्टर्ड और आपको अगर डॉलर दे रहा है तो उस रेट में, इस रेट में खरीदेगा। क्यों, क्योंकि पाउंड जो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को आप बेच रहे हो, एसबीआई बेच रहा है, तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड के लिए वो बाई होगा। क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड चार्टर्ड के पास जो है पाउंड जा रहा है, आ रहा है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड के पास पाउंड आ रहा है, कितना, 1 लाख पाउंड आ रहा है, तो ये उसके लिए बाई हो जाएगा, तो वो बाई का रेट लगाएगा। तो बोलेगा 1 पाउंड के लिए हम आपको 2720 रुपीस देंगे, वही रेट है। देखिए 1 पाउंड के बदले कितना होगा, 2720 सॉरी डॉलर देंगे, ये रेट से उन्होंने लगाया। फिर अब आ जाएंगे इंडियन मार्केट की। तो इंडियन मार्केट में जो डॉलर का रेट है वो है 74.8450/545। तो इसको हमने सही तरह से लिखा था 74.8450/74.8545। इसमें से जो छोटा है वो बाई होगा, जो बड़ा है सेलिंग होगा। तो ये वाला छोटा है, तो ये वाला छोटा तो इसलिए यहाँ पे बाई रेट लगा, ये बड़ा तो यहाँ पे सेलिंग रेट लगा। यानी अगर एसबीआई के पास ये किसका रेट है, इसमें बेस करेंसी देखिए डॉलर है, अगर एसबीआई डॉलर खरीदेगा, जो बेस करेंसी हमेशा उसके हिसाब से सोचना होता है, ये रुपये के हिसाब से नहीं सोचना। तो अगर एसबीआई डॉलर खरीदेगा, बाई होगा, तो उस केस में वो ये रेट लगाएगा छोटा, अगर बेचेगा तो ये रेट। तो कस्टमर के पास तो डॉलर आ जाएंगे, क्योंकि पाउंड के बदला उसको डॉलर मिल चुके इस मार्केट से, तो वो जो डॉलर है वो बैंक को दे रहा है, तो बैंक के लिए बाई ट्रांशेस है। तो $1 के लिए बैंक 74.8450 रुपीज देगा, तो $1 के बदले देगा 74.8450 रुपीज। उसके पास कितने डॉलर है, सॉरी $1 के बदले बैंक देगा उसको कितना, 74.8450। तो यहाँ पे कितना डॉलर था, 1 पाउंड इज इक्वल टू 1.2720 डॉलर। तो इस डॉलर को हटा के हम लोग 74.8450 रुपीस लगाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगी वो हमें 1 पाउंड की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी।
इसके साथ आपका चेन रूल का जो एग्जांपल है ये कंप्लीट इसमें हो गया। अभी तक मुझे लगता नहीं कि आपका कोई डाउट इसमें रहना चाहिए फ्रेंड्स। इन केस अगर आपका डाउट है तो एक बार वीडियो को दोबारा देखिए, क्योंकि सिंपल सा कंसेप्ट है, बट उसमें एक जगह पे जो एसबीआई है, वो जो लंदन मार्केट है, वहां पे एसबीआई एज अ कस्टमर जाएगा, क्योंकि लंदन मार्केट का जो रेट है वो वहां के बैंकों ने कोट किया। तो भले ही एक एसबीआई जाए या कोई कस्टमर जाए, तो वो सेम अपना बाई और सेल, बाई लो सेल हाई वो वाला रेट लगेंगे। ठीक है, इसके साथ ही आपका कंप्लीट इसमें हो गया।